लास्ट टाइम जो एक्टिविटी की थी, लास्ट टाइम ने हमने जो एक्टिविटी की थी उस एक्टिविटी में हमने ये चीज सीखी थी कि WSL बेसिकली क्या होता है। ठीक है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम लेयर ड्रॉ करें, तो मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लास्ट हमने ये चीज ड्रॉ की थी। ठीक है, अच्छा, इसको मैं कहीं सेव कर लेता हूँ। चलिए, अच्छा, देखें, हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जी हमारे पास ये अगर हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसको कि हम कह रहे हैं PC कह लें, इसको आप सर्वर भी कह सकते हैं, इसको आप अभी यहीं तक रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होगा कि हमारे पास सबसे नीचे जो सबसे लास्ट बॉटम से अगर हम स्टार्ट करें, तो इस सिस्टम में सबसे लोएस्ट लेवल पर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। ठीक है, जिसको हम HW से भी डिनोट करते हैं। HW का मतलब हार्डवेयर है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होगा हार्डवेयर में? हमारे पास CPU होगा, हमारे पास रैम होगी, हमारे पास HDD हार्ड डिस्क होगी। ठीक है, ये मेन हम इसको हार्डवेयर कहते हैं कि भाई ये हमारा हार्डवेयर है। और हमारे पास, एक सेकंड, और भी मैं एक चीज ऐड कर दूं कि हमारे पास नेटवर्क कार्ड भी होगा, यानी जिसको हम ईथरनेट कार्ड कहते हैं। अगर हमारे पास नेटवर्क कार्ड ना हो, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है या हमारा लैपटॉप जो है, वो नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास नेटवर्क कार्ड भी हो। तो ये भी एक फिजिकल हार्डवेयर होता है जो कि आपके पास, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं या PC यूज करते हैं, तो उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक PC या एक सर्वर का एक नॉर्मल सेटअप ये होता है। अच्छा, ये हमारे पास खाली डब्बा आता है जब हम सिस्टम में जाते हैं ना मार्केट से परचेज करने के लिए, तो हमें ये डब्बा मिलता है भाई PC का, कि भाई ये PC ये ले लें। उसके ऊपर क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई इस पे मैं इस PC को कैसे यूज करूंगा, या मैं इस PC को कैसे यूज करूंगी, जब तक मुझे, मैं हार्डवेयर से डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकती। अगर खाली हार्डवेयर है, खाली PC है, तो मेरे लिए तो वो यूजलेस है। मैंने तो PC को लिया है, या मैंने जो PC को परचेज किया है, वो तो अपने डेली के टास्क या जो भी मैं डाटा प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, या अपनी एप्लीकेशंस को यूज करना चाहता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करना चाहता हूँ, या मैं कोई स्प्रेडशीट बनाता हूँ, या मैं किसी डेटाबेस पे काम करता हूँ, या मैं किसी एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, तो मुझे तो वो इस पे रन करनी है। तो मैं कैसे PC से डायरेक्ट, मैं कैसे हार्डवेयर से डायरेक्ट बात करूंगा? तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है सर, आपको ये करना क्या पड़ेगा, अगर आप हार्डवेयर से बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक अदद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, OS जिसको कह रहे हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। वो विंडोज भी हो सकती है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो लिनक्स भी हो सकता है। ठीक है जी, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। अब आपको वो चॉइस दे देते हैं। अब आप तो हैं एक विंडोज के यूजर, आप तो लिनक्स की यूजर नहीं है। नॉर्मली यूजर जो भी होता है, चाहे वो लैपटॉप पे हो या PC पे हो या कोई भी सर्वर पे हो, वो कहता है भाई मेरे पास आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल करें। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई मैंने ये फजूल में मैं ये लेयर ले आया हूं, मैं इस लेयर पर डायरेक्ट क्यों नहीं काम कर सकता? कोई जवाब दे सकता है? एनीवन? एनी? कोई भी यस। चैट में ही यस। जवाब दे। क्यों मैं क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ रही है भाई? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम इसमें ना सॉफ्ट जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसको रन कर सकें। हम हार्डवेयर पे डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, हमारी एप्लीकेशन उन पर रन नहीं होती। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमें कंप्यूटर ऑन करने के लिए, आप कोई भी डिवाइस ऑन करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें हम अपनी दीगर जो हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट होती है ना वो रन कर सकें। बहुत अच्छा जवाब दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त। लेकिन रीजन नहीं बताई, ऑपरेटिंग सिस्टम की रीजन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या क्रिटिकल क्रिटिकल काम कर रहा होता है? हाँ जी, शाहब आप बताएं। ये हार्डवेयर से लिंक कर रहा होता है, ये हार्डवेयर जो हमारा डाटा होता है ना उसका जो वो होता है वो जी, हार्डवेयर से लिंक करता है ये। यस, यस, यस ये सर, है ये जवाब मेरा इसका। गुड, गुड, या वेरी गुड, हार्डवेयर और एक्सीलेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो है वो लिंक कर रहा होता है। लिंक कर रहा होता है। वजह ये है कि अगर फर्ज करें मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहां रख देता हूं, और ये सिर्फ हार्डवेयर है, तो बीइंग अ यूजर, ये मैं एक यूजर बना लेता हूँ। चले, ये मैं खुद एक जो दायरा मैंने बनाया ना, सर्किल में एक यूजर हूँ, या आप बैठे हुए या मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कैसे बात करूंगा भाई? हार्डवेयर तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज।
यानी कि वो होती है 1 और 0 की लैंग्वेज। यही हमने पढ़ा था, 1 और 0 की लैंग्वेज होती है वो तो नंबर्स में समझता है बात। सीपीयू को नहीं समझ में आता कि आप उससे बोल रहे हैं कि ये वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव कर दें। सीपीयू को ये नहीं, अब जैसे फर्ज करें एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, अब मैं ये कहता हूं कि जनाब मैंने ये एक क्या किया कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड का। इसको समझिएगा एग्जाम्पल को, तो मैं फौरन से समझ में आ जाएगा क्विकली। ये मैंने टाइप किया इसके अंदर, सब टाइप किया, मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ से फाइल का ऑप्शन लिया और इसको मैंने किया सेव। और यहाँ पीसी पे लेट से मैं इसको यहीं एफ ड्राइव में अपने चले में सेव कर देता। इसका नाम है एबीसी डॉक रख देता। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। अब ये तो इसने इसने बिहाइंड द सीन क्या क्या काम किया इस वर्ड की एप्लीकेशन ने। इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी ओएस को कि मैंने कुछ कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में राइट किया है और वो कंटेंट आप डिस्क के ऊपर जाके सेव करवाओ। तो आपकी इस रिक्वेस्ट को कौन लेकर गया, आपकी इस रिक्वेस्ट को ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी रिक्वेस्ट को लेकर गया। आपने यहां से रिक्वेस्ट की इसको कि जाओ और इस डॉक्यूमेंट को सेव करवाओ। ठीक है, तो आपकी इस रिक्वेस्ट को ओएस लेकर गया, कहां लेकर गया, ये लेकर गया आपके हार्डवेयर पे कि भाई हार्ड डिस्क जाओ और ये वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव वर्ड डॉक्यूमेंट। ये कमांड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर को पास की, सेव वर्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब वो क्या चीज है जो कि आपकी, अब वो क्या चीज है जो कि हार्डवेयर से बात करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी क्या चीज होती है जो हार्डवेयर से बात करती है। हर हार्डवेयर डिवाइस का एक डिवाइस ड्राइवर होता है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उस हार्डवेयर डिवाइस से बात करने का एक डिवाइस ड्राइवर देगा। जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आप मॉनिटर का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आप अपने वीडियो कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर आप अपने लैन कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं ना, वो ड्राइवर आप कहां से देख सकते हैं, आप यहां पर आए डिवाइसेस में, ये डिवाइस मैनेजर में आए। ये जितने भी आपके सिस्टम पर इस वक्त मौजूद हैं हार्डवेयर्स, ये वो सारी लिस्टिंग प्रोवाइड कर दी इसने कि इस वक्त आपके पीसी में ये सारे हार्डवेयर्स मौजूद हैं। और क्या है कि उनसे बात करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या कर रहा है, आपको ड्राइवर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ड्राइवर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ये ड्राइवर डिटेल में जाइएगा तो ये ड्राइवर की बीटी पोर्ट डॉट सिस की फाइल है, या बीटी सब डॉट सिस की फाइल है, या बीटी सब डॉट सिस की फाइल है। ये तीन वो फाइल्स हैं जो कि ड्राइवर फाइल्स हैं। किससे बात करने की, ब्लूटूथ से बात करने की। ब्लूटूथ एक डिवाइस है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इससे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इससे बात करने के लिए आपको ये ड्राइवर्स चाहिए। इन्हीं को डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ये ड्राइवर्स किसने बनाए हैं, ये ड्राइवर्स प्रोवाइडर कौन है इनका लिखा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट। जिसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसने ये ड्राइवर्स बनाए। अब आप बोले भाई ये ड्राइवर्स हम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, ये मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा, बताऊंगा ड्राइवर्स कैसे बनाए जाते हैं। आप भी अपने ड्राइवर बना सकते हैं। आप चाहे अपने वायरलेस के ड्राइवर बना लें, आप अपने ब्लूटूथ के ड्राइवर बना लें, बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक ड्राइवर डेवलपमेंट किट है, डीडीके कहते हैं उसको। ड्राइवर डेवलपमेंट किट आती है, उसके अंदर पूरी डेवलपमेंट होती है ड्राइवर्स की। तो इस तरह आप भी अपने ड्राइवर्स बना के इंस्टॉल कर सकते हैं। एनीवे अभी हम इसमें नहीं जा रहे। समझाने का मकसद ये था कि जितने भी हार्डवेयर हैं, ये सारी हार्डवेयर के आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हार्डवेयर हैं, लगे हुए हैं, जो आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में, उन सब से बात करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको क्या दिए हैं, ड्राइवर्स दिए हैं। ठीक है, ये सब सारे देख रहे हैं ड्राइवर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता ये है कि आपको हार्डवेयर से बात करने के लिए क्या देता है, ड्राइवर्स देता है। एक और मैं इसमें ऐड करता हूँ, ड्राइवर्स देता है। इसके बाद ड्राइवर्स होते हैं। वो ड्राइवर्स क्या करते हैं, यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे आपने दी रिक्वेस्ट कि भाई वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करो, सेव वर्ड डॉक्यूमेंट, ये तो आपकी तरफ से गई है ना रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन की तरफ से, सेव वर्ड डॉक्यूमेंट। ड्राइवर ने क्या किया, इसको 101010101010 ये वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। यानी आपकी इंस्ट्रक्शन कमांड गई हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में प्लेन, जो कि यूजर समझता है। लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, इस पूरे कमांड को जो आपने उसको इंग्लिश में दी है,
उसको उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हार्ड डिस्क को दे दिया, क्योंकि हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइवर किस चीज को समझता है, हार्डवेयर किसको समझता है, हार्डवेयर 1 और 0 की लैंग्वेज को समझता है। तो ये कन्वर्जन होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए इंस्टॉल करना होता है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग पीसीज में तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करेंगे, जो मैं कह रहा हूं कि हमने सीखना है और आपने भी सीखना है इसको। सीखना इसलिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंसेस की दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। अगर आप अच्छे डेवऑप्स बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आज आप अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छे ब्लॉकचेन के डेवलपर बनना चाहते हो, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहीं पे रजिस्टर में 10-15 मरतबा लिख लो कि आपने सीखना है, सीखना है, सीखना है, लाजमी। इसके बगैर कोई लाइफ नहीं है आपकी, ये मैं बता दूं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते, बहुत लिमिटेड डेवलपमेंट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मेजोरिटी जो डेवलपमेंट है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा बात। अब जब मैं डॉकर्स और कंटेनर्स पे आऊंगा, भाई डॉकर्स एंड कंटेनर्स 1980 की टेक्नोलॉजी है, इवॉल्व अभी हुई है, लेकिन 1980 की टेक्नोलॉजी है भाई। 1980 में लिनक्स ने सबसे पहले डॉकर और कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, जब उसने कंटेनराइजेशन दी अपने कर्नल के अंदर। अब कर्नल क्या होता है, जिस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट जो होता है, या हम उसको कह लें कि जो ब्रेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम कर्नल कहते हैं। जो ब्रेन हो यानी जो की, देखें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें दो पार्ट होते हैं, मैं बता देता हूं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर टाइप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी टाइप होती है एक मिनट रुकिए, इसको मैं जरा सा एक्सपेंड कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर। दूसरी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ आता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरी टाइप का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं। सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना। नॉर्मली ये आपके ड्राइवर्स होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, ये आपके ड्राइवर्स होते हैं, या जिनको हम डिवाइस ड्राइवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी देता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, जैसे कि एमएस पेंट हो गया। अभी जैसे देखें, ये एमएस पेंट भी तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पेंटिंग की फैसिलिटी दे रहा है, एमएस पेंट में अगर लिखता हूं। ठीक है, तो सॉरी, ये रहा एमएस। तो एमएस पेंट भी तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या एमएस पेंट क्या हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मुझे नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जिसपे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं। ये मुझे एक फैसिलिटी दे रहा है, एक टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी दे रहा है कि इस पे आप कोई ग्राफिकल पिक्चर्स बना सकते हो, कोई आर्किटेक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कोई और डायग्राम्स बना सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब मैं ये चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, आपका क्या ख्याल है कि ये पीछे क्या हो रहा होगा? पीछे मेरे दोस्त आपका जीपीयू यूज हो रहा है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यूज हो रहा है, क्योंकि आप इस पे ग्राफिकल काम कर रहे हो, ग्राफिक्स को ड्रॉ कर रहे हो। बेसिकली ये क्या कर रहा है पीछे, आपका जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है, वो आपकी इस इनपुट को, कि भाई ये लाइन ड्रॉ करनी है यूं, जिस तरह ये देखो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं ना, पीछे इनपुट किसको जा रही है, आपके ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर को जा रही है। और ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर किससे बात कर रहा है, जीपीयू से बात कर रहा है, ग्राफिक कार्ड से बात कर रहा है। और आपको ये सामने स्क्रीन के ऊपर ये ग्राफिक्स नजर आ रही है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रियल टाइम में टॉकिंग हो रही है, पीछे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन किस पे बात हो रही है, जैसे जैसे मैं ये चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है इतनी क्विकली कि वो जा रही है ड्राइवर के पास, और ड्राइवर फिर किसको दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर किसको दे रहा है, ग्राफिक कार्ड को, ग्राफिक कार्ड फिर किसको बोल रहा है, वो सीपीयू को बोल रहा है, जीपीयू को बोल रहा है कि भाई ये काम करो और ये ग्राफिक्स आपको ड्रॉ करो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से कि भाई ये काम करके दो मुझे, और ये दोनों काम फिर ऑन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपको काम करवा के देता है हार्डवेयर से। ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओएस। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनको हम कर्नल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नल। ये बहुत ज्यादा वर्ड आपको यूज मिलेगा कर्नल का,
जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे ना, आपको हर जगह पे कर्नल कर्नल मिलेगा। ये वो वाला कर्नल नहीं है जो फौज का कर्नल होता है, ये बेसिकली बस एक नाम है, एक समझ लें। ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमारे पास कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल लेयर्स, इसको कहते हैं कर्नल। ये कोर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है ये। अगर आपका कर्नल बैठ गया तो भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा। अगर आपका कर्नल बैठ गया, कर्नल डाउन हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा। ये मेन प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नाउ सेकंड जो पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम यूजर प्रोसेसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूजर प्रोसेसेस। तो हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस हो गए, यूजर प्रोसेस और कर्नल प्रोसेस। ठीक है। तो यूजर प्रोसेस कौन है? जो यूजर की एप्लीकेशंस है। कर्नल प्रोसेस कौन है? भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ये वो ड्राइवर्स हैं जो बात कर रहे हैं हार्डवेयर से। अगर मैं इनको ही क्रैश कर दूंगा तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें। तो हम कहां पे थे? हम यहां पे थे कि जब हम लिनक्स की बात करते हैं, तो लिनक्स में मेन चीज जो मेन उसका सबसे ज्यादा आप नाम सुनेंगे वो उसके कर्नल का सुनेंगे। कर्नल, लिनक्स का कर्नल। भाई लिनक्स का कर्नल क्या काम करता है? वो बूट, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाता है। यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है तो सबसे पहले कर्नल लोड होता है। कर्नल ये काम करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाता है एंड डिवाइस ड्राइवर्स को इनिशियलाइज करवाता है और उनको हैंडल करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जो हमारे हार्डवेयर से बात करते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि यार ठीक है, हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेंगे, लेकिन ये तो एक पीसी पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम काम कर पाएंगे। हमने तो बात की थी वर्चुअलाइजेशन की। हमने तो क्या बात की थी? हमने बात की थी वर्चुअलाइजेशन की, कि भाई वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि अगर हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस चलानी है, तो इसका मतलब ये है कि हमको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एप्लीकेशन चलाता हूं, मेरा एक सिस्टम है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक पीसी है। अभी पीसी ले लें, क्योंकि पीसी से बड़ी अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। पीसी है सर्वर का। यहां पर मैंने क्या किया कि हार्डवेयर लिया ये। अब मैं सीपीयू हार्ड डिस्क नहीं लिखूंगा, खाली एचडब्ल्यू लिखूंगा। इसे समझ जाइएगा, हार्डवेयर से मेरी मुराद वही है, सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क। इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैं नाम दे रहा हूं, लेट से ओएस मैंने विंडोज कर दिया, सपोज करें। अब मैं रिक्वायरमेंट आपको ये दे रहा हूं कि भाई अगर मैं अभी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलाइजेशन देखूं, तो वो यूटिलाइजेशन मैं ऐसे देख सकता हूं कि मैं टास्क मैनेजर में आऊंगा और परफॉर्मेंस में आऊंगा टैब में। अभी मुझे ये बताएं, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वक्त यूटिलाइजेशन जो है ना, वो सीपीयू चल रहा है 58% पे। मेमोरी मेरे पास है तकरीबन 32 GB मेमोरी इंस्टॉल्ड है। ये मेरी मेरी मेमोरी की रीडिंग आ रही है। इसमें से मैं यूटिलाइज कितनी कर रहा हूँ? खाली 11 GB। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 21 GB मेमोरी मेरी बिल्कुल जाया जा रही है, अंडर यूटिलाइज हो रही है मेमोरी। उसका मैं कोई काम ले ही नहीं रहा उससे। की यूटिलाइजेशन आपके सामने 0% है इस वक्त। मेरे पास जो एसएसडी इंस्टॉल्ड है, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है? 2% है। ईथरनेट कार्ड जो मेरा, यानी कि जिसको मैं लैन कार्ड कह रहा हूं, उसकी इंस्टॉल, उसकी देखें, उसकी कितनी मेरी यूटिलाइजेशन है? 0। वाईफाई की मेरी थोड़ी बहुत इंस्टॉल जो है यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जाहिर है मैं इस पे अभी जूम की मीटिंग मेरी ऑन है और इसके अलावा इसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है, तो वो आपको उसकी यूटिलाइजेशन नजर आएगी, वो थोड़ी सी हाई है। ठीक है। लेकिन जीपीयू की यूटिलाइजेशन देखें, 6%, 4%। सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी 50%, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये तो सारी रिसोर्सेज जो सिस्टम की हैं, वो तो आपकी फिर इसका मतलब अंडर यूटिलाइज हो रही है ना। आप इनकी पेमेंट कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, इनके पैसे पे कर चुके हो, और पावर कंज्यूम कर रही हैं ये चीजें। ऐसा नहीं है कि हार्ड डिस्क अगर यूटिलाइज नहीं हो रही तो पावर कंज्यूम नहीं कर रही। भाई पावर कंज्यूम कर रही है, लेकिन क्या आप उससे ये वो प्रोडक्टिविटी हासिल कर पा रहे हो जिस पर्पस के लिए लिया था इसको? वो प्रोडक्टिविटी आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, वो कंजम्पशन नहीं कर पा रहे हो। अगर तो आप इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, तो फिर तो ये 50% पे तो कम से कम यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर मैं एक बेंचमार्क बनाता हूं कि भाई 50% तो मेरी हर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होनी चाहिए ना। अगर मेरी 50% रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं है, तो भाई मैं अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं अपने हार्डवेयर को, और पावर जाया कर रहा हूं, मुल्क का नुकसान भी कर रहा हूं, उसकी बिजली भी मैं जाया कर रहा हूं, और खुद भी अपना भी नुकसान कर रहा हूं कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना। असल में हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस थिंकिंग से सोचते नहीं है। वेस्ट में इस चीज को बड़ा कंसिडर किया जाता है, वहां तो भाई वो एक एक चीज का, क्योंकि वो कोई
मतलब फ्री की चीजें नहीं, वो हर चीज के ऊपर टैक्स भी देते हैं, उसके अगेंस्ट में टैक्स क्लेम भी करते हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज पे हम टैक्स तो देते हैं, लेकिन कभी टैक्स क्लेम हमें करने नहीं दिया जाता, या उस तरह से फैसिलिटीज लेने नहीं दी जाती। तो वहाँ एक एक चीज का हिसाब होता है। वहाँ पे इस तरह से फ्री लंच नहीं डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था कि यार अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हो तो कोई मसला नहीं भाई, वो इसका अकाउंटेबल होते हैं, वो तो एक एक यूनिट का हिसाब करते हैं। तो मेरा हार्डवेयर हो रहा है अंडर यूटिलाइज। क्या मैं इस हार्डवेयर के ऊपर, अगर आप मेरे से बोलें सर कि मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है, ये जो इस वक्त करंट मेरे पास पीसी है या जो सर्वर है, इस पे मैं एक नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन चला रहा हूँ ई कॉमर्स की, फर्ज करें। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई यासिर साहब आप एक काम ही करें कि, या शाह साहब आप एक काम ये करें, मुझे ना एक और एप्लीकेशन बना कर दें जो कि ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो बुक्स की बोरोइंग करेगा, बुक्स की लैंडिंग करेगा, बुक्स की परचेजिंग करेगा, अमेजोन टाइप का बुक्स का मुझे लाइब्रेरी बुक्स का पोर्टल बना के दें। ठीक है। अब शाह साहब आ गए मेरे पास, बोले सर इसके लिए तो आप ऐसा करें कि मुझे ना आप एक और पीसी, एक ऐसा हार्डवेयर ना मुझे खरीद के दें, तो मैं उस पे मैं वो एप्लीकेशन उस पे मैं इंस्टॉल कर दूंगा। अभी इस हार्डवेयर पे तो ये एक ही एप्लीकेशन चलेगी, क्योंकि ये इस हार्डवेयर से वही एप्लीकेशन सर्व हो सकती है, क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। उसको करने के लिए मुझे फिर लिनक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जेएस पीएचपी में बनाया है, माइस्क्यूएल में बनाया है। तो वो तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, तो मैं विंडोज पे तो नहीं चला सकता। तो विंडोज पे ऑलरेडी आपकी एक एप्लीकेशन ई कॉमर्स की चल रही है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैं बोलूंगा शाह भाई अभी तो मैंने आपको हार्डवेयर दिलाया था, आप ये तो बताएं आपके हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन कितनी है। शाह भाई ने जब मुझे हार्डवेयर दिखाया तो वो तो यूटिलाइज ही 50% से भी कम में हो रहा है, 20% हार्डवेयर यूटिलाइज हो रहा है, तो ये तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई ना। तो मुझे तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि मेरा हार्डवेयर जो मैंने इन्वेस्टमेंट एक दफा कर दी है उसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं, उसमें मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकूं। तो फिर कॉन्सेप्ट ये आया कि आप इस फिजिकल हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर दें, यानी इसी हार्डवेयर के ऊपर आप एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, और उस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल वीएम्स बना दें, वर्चुअल मशीन्स बना दें, और हर वर्चुअल मशीन के अंदर उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके पास मल्टीपल वीएम्स है। यानी कि अगर मैं उसको पिक्चर्स में इस तरह से ड्रॉ करूं, तो मेरे सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आएगी कि ये मेरा विंडोज का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअलाइजेशन की लेयर इंस्टॉल करूंगा, एक वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको मैं वीएम कहता हूं, या वर्चुअल बॉक्स को मैं कहता हूं वर्चुअल बॉक्स। ठीक है। ये मैंने एक वर्चुअलाइजेशन लेयर इंस्टॉल की, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है मैंने। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वर्चुअलाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर ये करेगा, ये मेरे तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से, और मेरे तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज करके मुझे क्या देगा, फैसिलिटी, मुझे ये फैसिलिटी देगा। इसको थोड़ा मैं और बड़ा करता हूं, फैसिलिटी ये देगा, थोड़ा सा इसको मैं और एक्सपेंड कर दूं ताकि आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये हार्डवेयर, ये लेयरिंग मॉडल हो गया मेरा। अब मैंने क्या किया भाई, शाह भाई से मैंने एक रिक्वेस्ट की कि भाई इसमें आप बनाएं दो वीएम्स, एक वीएम ये बनाएं और एक वीएम आप और बना दें। इसका नाम रखें आप VM1, और इसके अंदर आप चला दें आप नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन। ठीक है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो होगा लिनक्स। ठीक है। और इसमें जो एप्लीकेशन चलेगी वो कौन सी चलेगी, वो चलेगी भाई नेक्स्ट जेएस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैंने बोला भाई एक वीएम और बना दें, इसका नाम रख दें आप VM2, और इसमें आप चला दें PHP की एप्लीकेशन। ठीक है। और इसमें भी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखें वो लिनक्स रखें। तो अब मेरे पास क्या हो गया, फर्क देखें। पहले मेरे पास जब ये वर्चुअलाइजेशन नहीं थी तो क्या हो रहा था, अच्छा, अब ये जो वीएम होगी ना, इसको मैं अलग से तो मैंने एक कोर सीपीयू उसको दे दिया, सीपीयू की एक कोर मैंने इसको दे दिया एलोकेट 1 कोर। और मेरे पास अगर 32 GB की मेमोरी लगी हुई है तो इसको मैंने रैम कितनी दे दी, इसको मैंने रैम दे दी कि भाई ये 4 GB मेमोरी यूज करे। सिमिलरली मैंने यहां काम किया, मैंने क्या कहा कि ठीक है जी एप्लीकेशन आप इसको PHP के लिए ही बनाए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आप एक काम कर लें, वो ये कर लें
कि यहां पर भी जो आप कोर ले लें ना सीपीयू, एक कोर ले लें मुझसे, और क्योंकि मेरे पास 8 कोर का सीपीयू है, 4 कोर का सीपीयू है, एक और मैं इसको दे दूंगा, और इसको भी मैं जो मेमोरी दूंगा, रैम दूंगा, वो कितनी देता हूँ, इसको भी मैं रैम जो है वो 4 GB दे, क्योंकि मेरे पास 32 GB मेमोरी बहुत है भाई। सही भाई, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो अब फायदा क्या हुआ पहले वाले आर्किटेक्चर में और इस आर्किटेक्चर में, क्या फर्क हुआ, कोई बता सकता, क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट गेन किया मैंने इसमें, बताएं जनाब। क्योंकि इसके बाद फिर मैंने ये वीएम का आपको ये पूरी लेयर मैंने इंस्टॉल करवानी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी मेरे को बताएं कि अभी यहां तक समझ में आया आप लोगों को, और इसका फायदा बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझे, शाह भाई आप बताएं। सर इसका बेनिफिट यही मिल रहा है कि हमें जितना यूटिलाइज करना है वो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास यूज नहीं हो रहा। इसके रिलेटेड मेरे जहन में एक आइडिया है, उसी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। लाइक एक तो है मैक्सिमम, ये एक साइड पे कह रहे हैं ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर हो रही है, यानी जितना यूज होना चाहिए वही हो रहा है। सो मैं कह रहा था, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी मेरे जहन में आ रहा था, अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हाँ हैं तो उससे तो पोल्यूशन फिर ज्यादा नहीं हो रही, लाइक जो चीज यूज नहीं हो रही, सो वो कम बिजली घेर रही है। लाइक एक चीज है, हम 100% एफिशिएंसी या पावर पे चला रहे हैं, सो वो भी पावर ज्यादा खा रही है, वो हमारे पास जो आपने कहा कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा बहुत छोड़ अच्छा रही है। सवाल किया आप, सही, बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखो होता क्या है, देखो एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, ये तो यहां तक तो पता है ना, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेज है ना, जी। उसकी एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है, जो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है, उसकी एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहते हैं कि भाई उसको, कि वो 75% पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्स का, और आपकी पावर भी एक इकोनॉमिकल वे के अंदर यूज करेगा। ठीक है, ये उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है। एक होता है कि आप उसको ओवरबर्डन करते हैं, जैसे ही 75% से ऊपर जाएगा तो ओवरबर्डन हो गया, जस्ट लाइक ह्यूमन, अगर आप सोचो तो भाई 120 और 80 ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है ना। जी। अगर मैं इस रेंज से क्रॉस कर रहा हूं, लेट से चले मैं थ्रेशोल्ड रखता हूं अपना कि 130 से जब मैं क्रॉस करूंगा तो यार ये अलार्मिंग सिचुएशन है मेरी। ठीक है, हम्म। या अब अगर फर्ज करो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं या नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है एक ह्यूमन की, कि इतना आप लोड में काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस लोड से भी नीचे आ जाओगे तो उसका मतलब है वीकनेसेस हैं भाई आपके अंदर। इसी तरह से हार्डवेयर का मसला है, हार्डवेयर को आप पावर जो दे रहे हो वो तो सेम दे रहे हो, ठीक है, ठीक है, 75% तक वो आपकी एक ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूज करेगा, इवन जब आप पावर ऑन भी करोगे तो वो 220 वोल्ट तो लेगा ना आपसे, लेकिन हम्म। क्या जो पावर आप इनपुट दे रहे हो उसको मैक्सिमाइज, उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो, नहीं करवा पा रहे, तो फिर वो पावर ग्राउंड हो रही है ना यार, कहीं जाया हो रही है ना, तो वो जाया नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात। जी। उसको बचाने के लिए एक, जिसे कहते हैं कि एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, कि भाई अगर मेरी मेमोरी 75% से ऊपर यूटिलाइज होगी तो इसका मतलब है मुझे मेमोरी बढ़ा लेनी चाहिए। मैं इस चीज का वेट नहीं करूंगा कि मेरी मेमोरी 100% यूटिलाइज हो जाए तो ताकि मेरा सर्वर ही क्रैश हो जाए, नहीं, फिर मैं अपनी मेमोरी को इंक्रीज करूंगा, यानी कि मैं स्केल अप करूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। जी। तो ये चीज है, अगर मेरा सीपीयू, मैंने एक बेंचमार्क बना लिया कि जी जैसे ही 75% से ऊपर जाए सीपीयू, आप एक सीपीयू और ऐड कर लो, ताकि वो एक अंडर 75% रहे उसका लोड। ठीक है, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम यानी मोर देन 80% चला गया, 90% चला गया, तो भाई मेरा तो सर्वर स्टक हो जाएगा, इतना उसके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा, वो तो सर्वर चौक हो जाएगा मेरा। तो उससे बचाने के लिए कि सिस्टम चोक ना हो जाए, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मजीद सीपीयूज को ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब सवाल क्या है, अब सुनना ये बात, हम्म। जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स हैं उन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि वो बिजली भी बचा रहे हैं और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करा रहे हैं। उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये फीचर इंट्रोड्यूस करा है कि आपका हार्डवेयर ऑटोमेटिकली स्केल अप होगा और स्केल डाउन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनने वाली बात है। यानी कि ये है कि फर्ज करें मेरे पास क्या हुआ कि आजादी सेल लगी, दराज की वेबसाइट चल रही है मेरे पास, नेक्स्ट जीएस में मैंने दराज की वेबसाइट जैसी एक वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर, हम्म। 14 अगस्त आया उसमें आजादी सेल लगी,
हर चीज उन्होंने कहा कि हम आपको तकरीबन 70% रियायत के ऊपर देंगे, 70% डिस्काउंट पे देंगे। उसके ऊपर उस दिन आजादी सेल वाले दिन इतना वर्कलोड आएगा कि वो सीपीयूज का शूट करके तकरीबन 90% पे पहुंच जाएगा। जो अभी आपको यूटिलाइजेशन 50% की नजर आ रही है, वो 90% पे पहुंच जाएगी। तो अगर मेरी वो वेबसाइट, अगर वो मेरा पोर्टल जो है वो क्लाउड में होस्ट हुआ हुआ है, तो क्लाउड जैसे ही उसके ऊपर आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है क्लाउड पैकेज, जैसे ही आपके पास वर्कलोड 75% का आएगा, आप ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाना। तो वो सीपीयू को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्केल अप करके ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। अगर आपको 2 कोर्स एलोकेट की होंगी तो वो उनको डबल करके 4 कोर कर देगा, ताकि वो जो वर्कलोड रिक्वेस्ट का आया था, जो कि एक नॉर्मल डेज में नहीं आता, स्पेशल डेज में आता है, वो सीपीयू को बढ़ा देगा कैपेसिटी को। तो अब आपका वर्कलोड दोबारा से अंडर 70 आ गया अंडर अंडर 70। ठीक है, क्योंकि उसने 2 कोर और ऐड कर दी। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक स्केलिंग करता है। अच्छा, अब फिर वो असेस करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट फिर असेसमेंट करेगा, देखेगा कि हाँ यार वर्कलोड तो इतना नहीं है जितना आपने 4 कोर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ये तो वर्कलोड तो अंडर 20% चल रहा है, तो मैंने तो इसको 4 कोर दी हुई है, तो वो 2 कोर फिर खुद ही माइनस कर देगा, यानी स्केल डाउन भी ऑटोमेटिक करेगा। इसको कहते हैं दैट फीचर इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग की इसीलिए जाती है कि पावर को ऑप्टिमाइज करके यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो अगर आपकी हार्ड डिस्क मेरे भाई आपने लगाई हुई है जो कि 12 वोल्ट की है, और वो 12 वोल्ट कंज्यूम की जा रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही, तो फिर फायदा नहीं है ना। वो 12 वोल्ट भी क्यों लगा रहे हो, हार्ड डिस्क निकाल दो ना यार फिर। समझ रहे हो? मुझे तो ये ट्रेड थोड़ी सी ऑफ है। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, लाइक एक चीज हाँ, हमारे पास क्या कर रही है कि पावर तो ले रही है, ठीक है। ले रही है ना। हाँ हाँ, पावर ले रही है। हाँ अब हम क्या करते हैं कि वो फालतू में पावर ले रही है, सो हम ऐसा नहीं हाँ। कर सकते कि उसको ऑफ कर दें या उसकी वो कर दें, बट उसको यूटिलाइज कर ले, ये लाइक। अच्छा अच्छा सवाल, तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई। उसको प्लग आउट कर देना, यानी उसमें एक ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि हार्ड डिस्क थोड़ी देर के लिए स्लिप हो जाए, है ना, ऐसा ऑप्शन रखें। मसला हाँ, ये है कि मैं ऐसे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कर नहीं सकता हूँ, अभी इतने एफिशिएंट पीसी बने नहीं है, क्योंकि मैं मुझे नहीं पता कि कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। मैं यही सोच रहा था कि लाइक हाँ, हमारे पास तो सीपीयूज के बिल्डर। अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन हाँ। एवरीथिंग। बट जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि ओलेड डिस्प्ले जो हमारे पास होते हैं, सैमसंग के अंदर ये जो फ्लैगशिप फोन्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर ओलेड डिस्प्लेज होते हैं, तो वो स्क्रीन का जो हिस्सा डार्क होता है वो असल में ऑफ होता है। हम्म। वो डार्क नहीं होता, वो ऑफ कर देते हैं, तो इससे पावर एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मैं वही सोच रहा था कि जो हिस्सा यूज नहीं हो रहा हम्म। सीपीयू में, लाइक हाफ सीपीयू यूज नहीं हो रहा, तो हाफ का हाफ सीपीयू जो है वो आप क्या करते हैं स्मॉल बिट्स में, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें मिलकर एक चीज को पावर करती है ना, लाइक मैं जब छोटा था हमारे घर में बहुत सारे मैग्नेट्स थे, लाइक मेरे वाले साहब लाए थे। सो जब जैसे जैसे आप मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ चिपकाते जाते थे, मैग्नेट्स की अमाउंट बढ़ती जाती, तो उनकी पावर बढ़ती जाती थी, है ना, और जैसे जैसे मैग्नेटिज्म बढ़ रिड्यूस जाती करते है, उनकी जाते थे। मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है। सही कह हाँ, रहे हो। सो हाँ, उसी तरीके से जैसे जैसे यानी सीपीयू हमें चाहिए, जाए स्मॉल बिट्स ऑफ सीपीयू सही, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना हमें ऐड चाहिए कर उतना सकें। यूटिलाइज कर दे, जितना नहीं चाहिए तो वो उससे रिमूव कर दे। सो आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है, बट लाइक उनकी कुछ चीजों में शेप्स हैं। तो यही बिल्कुल, कह ये रहा था मैं। क्लाउड लेवल पर तो ये लोग ये चीज एफिशिएंसी लेकर आए हैं। ठीक है, हम्म, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज का शोर मचा है ना पूरी दुनिया में, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया ना यार, अब इतना तो वो कह रहे हैं कि यार रियल टाइम डिवाइसेज हैं, अभी अगर वर्कलोड नहीं है तो एकदम आ जाएगा, लेकिन फिर उसको पावर अप करने के लिए भी आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, ये याद रखो। जैसे किसी सिस्टम को डाउन करके पावर अप करना होता है, उसके अंदर भी एफिशिएंसी लगती है ठीक ठाक। हाँ, ऐसा नहीं है, तो ये ट्रेड ऑफ है। ठीक है, बहरहाल कहा यह जाता है, जो जनरल फार्मूला वो ये है कि भाई आप 70% का बेंचमार्क रखें। अगर आपकी रिसोर्स 70% यूटिलाइज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, आपने उसको पावर भी ऑन किया हुआ है, और आप पावर को जाया कर रहे हो। ठीक है, आप जाया कर रहे हो, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, और प्रोडक्टिविटी नहीं अचीव कर पा रहे हो आप उससे। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। अच्छा, एनीवे अब हम आ जाते हैं दोबारा से वर्चुअलाइजेशन की तरफ। तो वर्चुअलाइजेशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चला सकें, मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकें एक ही बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज पे ही, और रिसोर्सेज को जो कि हमारी अंडर यूटिलाइज हो रही हैं उनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। यानी कि हम मजीद डिस्क इसको दे देंगे, कुछ डिस्क इसको दे देंगे, कुछ डिस्क इसको दे देंगे, तो फिर ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे ना दोनों डिस्कें। ठीक है, इसी तरह मेमोरी है, अगर मेरी 11 GB है तो मैंने 4 GB इसको दे दी, 4 GB इसको दे दी, तो अब 11 GB में 4 4 GB 8 GB ऐड होगा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कितनी मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, 11 + 8 हो गए तकरीबन 19 GB। तो 19 GB मेमोरी मेरी कंज्यूम हो गई ना, वो आ जाएगी ना कंजम्पशन, क्योंकि 4 GB मैंने ये दे दी, 4 GB अभी भी मजीद भी मेमोरी में दे सकता हूँ इनको, इन दोनों VMs को। ठीक है, लेकिन चले मैंने 4 4 GB देके उसको 90 GB तक तो उसकी कंजम्पशन पहुंचाई मेमोरी की, फिर भी मेरे पास तकरीबन जो है ना वो
11 GB के करीब जो है ना फ्री रहेगी मेमोरी। एनीवे, तो वर्चुअलाइजेशन का पहला बेनिफिट एफिशिएंटली रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होती है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि और मल्टीपल एप्लीकेशंस को चला सकते हैं आइसोलेशन के अंदर। एक बहुत बड़ा फैक्टर वीएम्स का ये होता है कि आपको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देता है, यानी ये एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है वीएम, ये एक दूसरा आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। इस वीएम का यानी वीएम 1 का भी अपना एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होगा, इस इंडिविजुअल वीएम का भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा, इसको भी एक वर्चुअल नेटवर्क कार्ड एलोकेट होगा, इसको भी एक वर्चुअल नेटवर्क कार्ड एलोकेट होगा। तो ये दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट सर्वर बन गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मल्टीपल एप्लीकेशंस एक ही सिस्टम पे चलानी है तो मैं पांच वीएम्स बना सकता हूँ और बनाकर वो मैं चला सकता हूँ। एक पे मैं क्या करूँ, एप्लीकेशन सर्वर चला लूँ, एक पे मैं डेटाबेस सर्वर चला लूँ, दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी बना लूँ, तो मेरा एक ही सर्वर में काम हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं ये करता कि मैं एक और ऐसा हार्डवेयर बेस्ड सर्वर लेता और ऐसा पीसी खड़ा करता और उसके ऊपर ये वाली पूरी एक एप्लीकेशन चलाता, मैंने एक ही सर्वर में वो एफिशिएंसी अचीव कर ली, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है वर्चुअलाइजेशन का। ये अभी जो हमने देखी है वर्चुअलाइजेशन, ये सिर्फ एक टाइप की वर्चुअलाइजेशन है जो कि वीएम्स के थ्रू की जाती है, वर्चुअल मशीन्स के थ्रू की जाती है। अभी एक सेकंड टाइप की वर्चुअलाइजेशन है जो कि डॉकर्स एंड कंटेनर्स के थ्रू की जाती है। तो पहले मैं वीएम कवर कराऊंगा, उसके बाद मैं डॉकर एंड कंटेनर्स पे कराऊंगा। पहले मैं आपको वीएम्स के चैलेंजेस बताऊंगा कि इसमें देखो मसले क्या हो रहे थे, प्रॉब्लम्स क्या थी। वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट तो इसने दी है, वीएम ने भी वर्चुअलाइज तो कर दिया एनवायरनमेंट को, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि फिर हमने डॉकर एंड कंटेनर्स में कवर किए हैं, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको वर्चुअलाइजेशन लेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बता रहा हूं, और वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेंगे लिनक्स के, वो मैं बता रहा हूं। और आपकी ड्यूटी ये है कि भाई आपने कोशिश करनी है अपने पास ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम के ऊपर लिनक्स को इंस्टॉल करें वाया वीएम एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आज कमांड सेट आप लोगों को ईमेल करूंगा और ये ग्रुप पे भी भेज दूंगा। तो इसके आप कमांड्स को प्रैक्टिस करना शुरू करें ताकि आप एक यूज टू होना शुरू हो जाएं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कैसे होता है, ठीक है। सर एक सवाल था, पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अरे वही साहब, आवाज आई सर बड़ी देर के बाद आपकी। सर आप आवाज तो सर देते। सर ये पीएम को एक नॉर्मली कितनी रिक्वायरमेंट ये होती है? ये तो डिपेंड्स ऑन कि हम इस पे काम क्या लेने जा रहे हैं। यूजुअली इसको जी कितनी जी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हम देखते हैं हाँ यार इसको थोड़ा हिस्सा और दे दो यार, तो ये इसमें। बड़ा वही साहब, आप बहुत आप आपका असल में एक हार्डवेयर का और इसका एक बैकग्राउंड भी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर, बहुत जबरदस्त सवाल किया। मैं सुपर सवाल, एक दो आए हैं जो एक शाह की तरफ से एक आपकी तरफ से। मेरा सर एक मैं और आपको भी अभी सवाल समझाता हूँ है। ये क्या होता है। बहुत जबरदस्त। वो कोर्स का कॉन्सेप्ट है, किसको कोर्स का नहीं, बताइए बताएं जल्दी से बताएं। किसी को सर आज कोर्स का पता ना हाँ हो, सीपीयू की कोर्स क्या होती है पता है ना सबको। सर आज ऑडियो बहुत भाई डिस्टर्ब अल्लाह हो के रही वली, है, आप लोग तो बहुत सारे पूरा बहुत फंडामेंटल खत्म कर चुके हो। सर बहुत आवाज डिस्टर्ब हो रही डिस्टर्ब है है सर काफी ऑडियो। आवाज। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है आज ऑडियो। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, अच्छा अभी देखें, अभी बताएं, अभी ठीक है ऑडियो, जी जी। अभी बेहतर है। हेलो। जी जी ठीक सर। है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताएं कि कोर्स का कॉन्सेप्ट है, कोर्स क्या होती है सीपीयू की, ये पता है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास सीपीयू है लगा हुआ। अब मेरे पास क्या है कि सीपीयू में दो कोर्स हैं, दो कोर्स हैं, इसका मतलब है पर कोर मेरे पास दो लॉजिकल प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये होता क्या है, ये हाइपर थ्रेडिंग कहलाती है, इसको कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग। एक फिजिकल कोर के ऊपर आप दो थ्रेड चला सकते हैं, यानी दो, यानी अगर मेरे पास एक फिजिकल कोर है तो इसका मतलब है मैं ये कंसिडर करूंगा कि मेरे पास दो कोर्स हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी फिजिकल कोर में भी दो कोर हैं, तो वो दो कोर प्लस दो कोर ऐड होकर कितने प्रोसेसर बन गए, चार प्रोसेसर बन गए लॉजिकल। तो इसको कहते हैं वीसीपीयू, यानी कि एक कोर के ऊपर मैं दो वीसीपीयू वर्चुअल कोर्स बना सकता हूं और दूसरी कोर के ऊपर भी मैं सीपीयू चला सकता हूं। तो टोटल मेरे पास चार लॉजिकल प्रोसेसर, ठीक है। यानी अगर मेरे पास एक डुअल कोर प्रोसेसर है जिसके अंदर सिर्फ दो फिजिकल कोर हैं, तो मैं पर कोर दो वीसीपीयू दो वर्चुअल कोर यानी दो वीसीपीयू में असाइन कर सकता हूं अपनी वर्चुअल मशीन को, ठीक है। मेरे भी दो वीसीपीयू खाली बच जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी
एक फिजिकल कोर पे आप दो वर्चुअल, समझ में? हेलो जी सर। जी सर। अच्छा वहीद सर, ये साहब, को, समझ कोर वहीद को, साहब? कोर कोर की अगर हम मिसाल लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि आप एक किसी इंसान का ब्रेन लगा लें, सिंगल कोर, एक सिंगल ब्रेन इज इक्वल कोर, कह सकते हैं ना, इसी तरह ही है ना जो हमने मिसालें जी पढ़ी। जी 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 जी, आपके पास असल में दो दिमाग है ना, तो आप डुअल, आप भी वो कोर टू डू दिमाग जो बोलते हैं उसको, कंप्यूटर हाँ, कोर टू बड़ा डू है सर, मशहूर आप है। भी तो कोर टू डू है सर। सही है। नहीं इसको इस तरह समझे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 80-20 का, समझिए 80-20 होता है, ठीक है? 20% रिसोर्सेज आपने फ्री रखनी होती है, 80% रिसोर्सेज आप दे सकते हैं, ये याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 80-20 का। इसको कहते हैं 80-20 फॉर्मूला। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये, चलें यहीं पे दिखा देता हूँ, असल में मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम हो रही है। इसको कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल ये होता है कि भाई 20% आपने हार्डवेयर को फ्री रखना है और 80% हार्डवेयर को कंज्यूम कराना है। अब आपके ऊपर है, अब आपके ऊपर है, क्या कहते हैं अपना वहीद साहब, आपने फर्ज करें आपके पास 100 GB हार्ड डिस्क है, तो 20 GB आपने हर हालत में फ्री रखनी है, 80 GB आप एलोकेट कर सकते हैं, नहीं तो मसला हो जाएगा क्रिएट। ठीक है, एटी सर ट्वेंटी मेरा रूल है ख्याल ये, 80-20 का मेरा रूल। ख्याल है, हाँ सर हाँ। मेरा ख्याल है ये भी ज्यादा है। आप इससे भी थोड़ा आपको नीचे आना पड़ेगा, 60-40 ना करना पड़े मेरा ख्याल आपको। नहीं नहीं सिस्टम नहीं, तो वो फिर है, नहीं सिस्टम नहीं नहीं, हैंग होना शुरू नहीं हो जाएगा। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, 80-20 पे नहीं होगा। 80-20 फॉर्मूला लगाया करें, 80% ओके आप दे सकते हैं, 20% फ्री रखें आप। ओके ओके। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, इससे ऊपर ना जाइएगा। वहां पर फिर वो फिर आप वाली बात सही हो जाएगी, फिर इसका मतलब है तो फिर मजीद फिर आप हार्डवेयर परचेज कर लें, फिर अगर आप इतना ज्यादा लोड है तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 80-20 का हम लगाते हैं रूल। ठीक है, अगर रैम फर्ज करें आपके पास, लेट से 100 GB रैम है, फर्ज करें 100 GB की रैम है, तो 20 GB रैम फ्री रहनी चाहिए, 80 GB आप एलोकेट कर सकते हैं, बस इस तरह याद रखें। ठीक है, यही फॉर्मूला आप हार्ड डिस्क पे लगा लें। अगर आपके पास हार्ड डिस्क 100 GB की है तो 20 GB हार्ड डिस्क आपने फ्री रखनी है, 80 GB आप कंज्यूम कर सकते हैं, दे सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये फार्मूला आप जो है सीपीयू पे भी लगा लें। अगर आपका सीपीयू जो है वो 80-20 पे चल रहा है, यानी 20% फ्री और 80% है, तो बस ये लास्ट है भाईजान, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर इसके ऊपर का मतलब है मजीद कोर्स ऐड कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको ओके सर। बिल्कुल बॉटम लाइन बता दी है सर, बॉटम लाइन है ये। सर फिर इसका मतलब है मुझे 70 तक आना चाहिए, मैं 10 का और आप मार्जिन रख 70 लूं, तक कर लें, देखिए कहीं अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है ना, फंस तो ना फिर जाऊं मैं कहीं। हाँ आप फंस ना जाए, वो फिर पैसे भी ज्यादा हाँ। लगते हैं सर। मैं जी तो आपको वो जी बता जी। रहा हूँ कि फिर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे ना, फिर वो आप फंस तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर दिल भी खुला होना चाहिए। ठीक है, फिर रैम जी परचेज करें, फिर सीपीयू परचेज करें, फिर हार्ड डिस्क परचेज करें, फिर क्लाउड पे स्पेस लें, फिर ये वाला होना चाहिए फिर माहौल। ठीक है, बट एनीवे, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मशीन्स की वर्चुअलाइजेशन। देखें ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, वी बॉक्स। अब यहां से समझ लें कि हम एंटर हो गए वर्चुअलाइजेशन की लेयर को इंस्टॉल करने के लिए। अभी मेरे पास क्या बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास, जवाब। सर हाँ जिस हाँ तरह करें हम करें विंडो करें 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 विंडोज करें पे करें। विंडोज पे हम MS ऑफिस का काम कर रहे हैं, आया लिनक्स पे भी जाके हम ये जी, चीजें कर सकते हैं कि हमें वापस मोड में आना पड़ेगा इधर? देखें अगर आप लिनक्स में जाकर काम करना चाहते हैं ना एमएस ऑफिस में, तो माइक्रोसॉफ्ट एक, समझ लें कि कुछ ऐसी उसकी लाइब्रेरीज हैं जो वो देता है कि जिनको आप अगर स्टार्ट करें तो वो आपको एमएस ऑफिस का एक्सेस दे देता है, विंडोज के पार्टीशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिनक्स में रहते हुए भी आप विंडोज के सब सिस्टम को चला सकते हैं। जिस तरह से विंडोज के अंदर रहते हुए लिनक्स के सब सिस्टम को चला सकते हैं, ऐसे लिनक्स ने भी एक फीचर दिया हुआ, मैं एग्जैक्ट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन है ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप एमएस ऑफिस को चला सकते हैं। ठीक है, और इवन अगर आप नहीं भी चलाना चाह रहे हैं तो आप लिनक्स की अपनी ऑफिस को यूज कर सकते हैं, इसको ओपन ऑफिस कहता है। ठीक है, आप लिनक्स के अंदर भी ऑफिस मौजूद है जिसको वो ओपन ऑफिस कहता है, वो एमएस ऑफिस नहीं है। एमएस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है ना, वो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे इंस्टॉल होगी, लेकिन आप लिनक्स में रहते हुए भी विंडोज के पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है अच्छा सर, यहीं पे एक और सर, सवाल है, समझ क्या आया इसकी? आपको? जी बिल्कुल। सर जी यहीं पे एक और सवाल है, क्या हम उसको वहां ऑपरेटिंग करने में हमें कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? उसकी फ्रेंडली यूजर है कि आएगी, कुछ अलग आएगी, कमांड्स नहीं होंगी? नहीं नहीं, फ्रेंडली नहीं है, ये फ्रेंडली नहीं सर है, प्रॉब्लम जरूरी आएगी, जरूरी प्रॉब्लम सवाल देखिए। है सर ये।
जी ये जी जी, जरूर फॉर्मेटिंग के मसले भी आ सकते हैं, कन्वर्जन के मसले भी आ सकते हैं, दूसरे मसले भी आ सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं है ये। रिकमेंडेड यही है कि विंडोज की चीज विंडोज में यूज करें, लिनक्स की चीज लिनक्स में यूज करें। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है, समझ आइए सर। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, जहां पर हम बैठे हुए हैं। मैंने उसके ऊपर ये वाली लेयर सबसे पहले इंस्टॉल करी है, क्या? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का नाम है वी बॉक्स। क्या नाम है? वी बॉक्स, ऑरिकल वर्चुअल बॉक्स। ये आप कैसे डाउनलोड करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना भाई, यहाँ वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो, इसको लिखो डाउनलोड। सर जी जी, सर ये लाजमी कि वर्चुअल बॉक्स हम VMware भी तो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, वर्चुअल मशीन जो है। बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन VMware में मसला ये है। अच्छा, पहले नाम बताइएगा, अपना नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है सर। नासिर भाई, मसला ये है कि जो VMware है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होगा। वर्चुअल बॉक्स जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको सारे वर्चुअलाइजेशन के फीचर दे देता है। सर अगर इनके ये है क्रैक्स रीजन वगैरह पीछे। भी पड़े हों तो फिर क्या कर सकती हैं? अगर इनके क्रैक वगैरह हमारे पास, क्रैक वगैरह किसके ढूंढ के किसके अगर क्रैक पड़े में VMware के? भी, जी अगर हों तो। नासिर भाई मेरी बात सुने, आप अपनी एक बेस्ट प्रैक्टिस बना लें। कभी क्रैक्स और ये इस तरह के जो है ना की और जो चोरी की चीजें होती है ना प्रोप्राइटरी के अंदर, जो हम टीके लगा के ठोक देते हैं उसको, ये जी कभी ना सर। कीजिएगा। हमेशा ओके याद सर। रखिएगा, ये यही वो चीजें होती हैं जो वायरसेस लाती हैं आपके सिस्टम में। कोई चीज फ्री नहीं मिलती मेरे भाई। अगर वो आपको क्रैक दे रहे हैं ना, अंदर आपके वो टीका लगा देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आके, वो अपना सॉफ्टवेयर अपना बॉट बैठा देगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो दे रहा हो, जो जो एक्टिविटी कर रहे हो सब कुछ भेज रहा होगा। इसी तरह से सिस्टम है होते हैं। कभी ना करना ये हरकत मेरे भाई, आइंदा। ठीक है। बिटकॉइन माइन हो रहे थे पीछे। ओके सर। और अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जी, है क्या कह रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं हेलो। आपसे ओके। ओके सर। और कभी कभी बेटा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर प्रोडक्शन की चीजें चल रही हैं, लाइव एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें कभी इस तरह की हरकत नहीं करना कि वहां पर कोई की या क्रैक बेस्ड सॉफ्टवेयर लाया। हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करो, या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री दे रही है, उसमें वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रही, वो सही सॉफ्टवेयर होंगे बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो वर्चुअल बॉक्स को यूटिलाइज करवा रहा हूं मेरे भाई, इसका मकसद भी ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि ओरेकल आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओरेकल एक बहुत बड़ा टेक जायंट है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये सॉफ्टवेयर आप यूज करें और ये फ्री में यूज करें, इसका कोई आपने लाइसेंस परचेज नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूज करवा रहे हैं। VMware भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो 30 डे की उसकी खाली वो होगी, 30 डे के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। ठीक है। तो यहां से करेंगे क्या कि वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट पर है, और यहाँ पे डाउनलोड किया विंडोज होस्ट, ये वाला आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना इसका। भी आ रही है, बस देखें। ठीक है। तो जी सर। विंडोज के लिंक पे, इस विंडोज होस्ट पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक पे सिंगल, बस क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट 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 इंस्टॉलेशन है। कोई इस तरह की चीज नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, सिंपल सी है। इंस्टॉल होकर आपके पास ऐसी आउटपुट आ जाएगी, कैसी ये आउटपुट आ जाएगी इस तरह की। ठीक है। इसको मैं आपको सर एक दोबारा से सवाल है। जी जी पूछें। सर, सर जब हम लिनक्स मोड पे चले जाएंगे हम, तो क्या हम्म। हम फिर लिनक्स की चीजें डाउनलोड करेंगे कि विंडोज को ही हम उसकी बेस पे ही हम काम कर रहे हैं? फिर तो हमारा नहीं, मोड चेंज हो जाएगा ना, मोड जब हमारे जब लिनक्स सिस्टम पे का। चले सर, जब लिनक्स पे चले जाएंगे तो लिनक्स की चीजें ही करेंगे ना सर। हम क्यों करेंगे विंडोज की चीजें? ये बताएं। जब विंडोज की चीज करनी होगी तो विंडोज में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये ओके। करेंगे। अच्छा, अब आप सबसे पहला, जब ये वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो गया, तो इसका मतलब है वर्चुअलाइजेशन मैंने अचीव कर ली है, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर आ गया मेरे पास। यानी कहां तक पहुंच गया मैं यहां तक पहुंच गया। ये कहां चला गया? इसके लिए ड्रॉप, ये चला गया। मैं मैं जब वर्चुअलाइजेशन वी बॉक्स इंस्टॉल कर लूंगा तो मैंने ये लेयर इंस्टॉल कर ली, अब मैंने ये लेयर अचीव कर ली। अब मैं उसके ऊपर अपनी VMs बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन बनाना शुरू करूंगा। अब मैं पहली वर्चुअल मशीन बनाने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मैं सबसे पहले क्या इंस्टॉल करूंगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, और उसको मैं कोर्स दूंगा, और उसको मैं रैम दूंगा। कैसे? सिंपल। यहां जाऊंगा वर्चुअल बॉक्स में, न्यू में मुझे सर जाऊंगा इसको मशीन सी में में। डाउनलोड करना है ना सर? ये मेरे पास, क्या कह रहे हैं? सी ड्राइव में डाउनलोड कर लूँ हेलो, इसको? क्या कह रहे हैं? सी ड्राइव में डाउनलोड कर लूँ इसको, सी में सी सिनेमा? ड्राइव में डाउनलोड कर लें या डी में कर लें? डी में कर लें। मैं तो वैसे इसको डी में करता हूँ। सही है फिर। मैं वैसे इसको एफ में करता हूँ। एफ में आप आए, यहाँ पे एफ ड्राइव में आए, बल्कि ई में आ जाए, चलें।
मुझे एक लगा मिनट रुकिएगा, सिस्टम मेरे के पास साथ असल में कनेक्ट है जूम ना, की इस वजह से सी में करना चाहिए, ऐसे मेरे जहन में ख्याल है। हाँ वो मेरे को मुझे मुझे इसीलिए मसला हो रहा है। वो कनेक्ट असल में इसके साथ है ना, तो वो मुझे पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ टेक वर्स 51 VM VMs। ठीक है, टेक वर्स 51 VMs। इस पे मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी मेरा मेरा जो भी वीएम बनेगी वो वीएम कहाँ स्टोर होगी, इस फोल्डर में स्टोर होगी, ई ड्राइव पे। ठीक है, अब इसको एक एक अदद आपने क्या देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स देनी, जिनको यूज करके वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। नॉर्मली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है कि हम डीवीडी या सीडी रोम के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। लेकिन एक चीज होती है, जो डीवीडी और सीडी रोम होते हैं उसके इमेजेस भी बन जाते हैं। वो इमेजेस आप अपने पास हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं बनाकर, वो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको इमेज बना के दे देते हैं। तो मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डीवीडी का इमेज मौजूद है, जो कि मैंने अपने हार्ड डिस्क पे रखा हुआ है, और वो ये रखा हुआ है। ठीक है, Oracle 7.9, Oracle Linux 7.9 का मेरे पास आइजो इमेज मौजूद है। अच्छा, ये Oracle की वेबसाइट पे मौजूद भी, या वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। ये एक दफा का मेहनत है, ये आपको करनी पड़ेगी एक दफा। जब सेटअप हो जाएगा फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आप जल्दी जल्दी चीजें सीखेंगे, जल्दी जल्दी चीजें कर लेंगे। एक दफा आपको टाइम थोड़ा सा लगाना पड़ता है। ठीक है, हम आप कहाँ पर आएंगे, हम आएंगे यहाँ पे, देखें कहीं पे नजर आ रहा है लिखा हुआ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिखा हुआ लिनक्स। ठीक है जी, इस पे मैं क्लिक करूंगा, लिनक्स पे आ गया, ओरेकल लिनक्स पे। इस पे आने के बाद मैं कहाँ आऊंगा, डाउनलोड ओरेकल लिनक्स पे आऊंगा। ये मैंने लिखा किया, यहाँ डाउनलोड ओरेकल लिनक्स पे आऊंगा तो ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा भाई, ओरेकल लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आइजो इमेजेस में जाऊंगा, ओरेकल लिनक्स इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर x86 64 एंड आर्म प्रोसेसर। इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये आइजो इमेजेस आ गए। अब ये आइजो इमेज क्या है, दैट इज फुल आइजो इमेज कंटेन्स एवरीथिंग नीडेड टू बूट अ सिस्टम एंड इंस्टॉल ओरेकल लिनक्स। तो मैं फुल आइजो को इंस्टॉल करूंगा, डाउनलोड करूंगा। मैंने करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का 7.9 वर्जन। 8 और 9 पे अभी मैं नहीं जाऊंगा, इनका अभी स्टेबिलिटी का इशू है। ठीक है, लेकिन 7.9 स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा किस पे, ओरेकल लिनक्स 7.9 के आइजो इमेज पे, जो x86 के लिए बना हुआ है। क्यों x86 पे जा रहा हूं भाई, मैं इसका कोई जवाब दे सकता है? हाँ भाई, किसी को पता है मैं x86 पे क्यों जा रहा हूँ, ये x86 64 पे? जी, थ्रेड्स। 32 बिट नहीं थर्टी नहीं टू भाई बिट नहीं, ना 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 ना, ये करेक्ट नहीं है जवाब साहब। मेरे जहन में x86 32 बिट सर। 64 भी लिखा हुआ है साथ में। नहीं नहीं 64 नहीं होगा नहीं ना। नहीं सर, नहीं, x86 है, x86 64। ये मेरा जो इंटेल का प्रोसेसर है, जो जितने भी आपके पास लैपटॉप्स हैं, ये जितने भी रैम्स हैं, ये सॉरी जितने लैपटॉप जितने पीसीज हैं, उनके ऊपर यही वाला इंटेल का आपके पास प्रोसेसर इंस्टॉल हुआ होता है, x86 64 बिट वाला। ठीक है, तो इसलिए मैं x86 64 को डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है, इस वजह से डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा 7.9 x86 64 को, ये क्लिक किया तो ये मेरे पर डाउनलोड होना शुरू हो गया भाईजान। ये देखें, ये मेरे पर डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये डाउनलोड होगा, और तकरीबन 4.5 जीबी का ये इमेज है, आइजो इमेज है 4.5 जीबी का। तो इसको डाउनलोड होने दीजिएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, एक आइजो इमेज यानी लिनक्स की इंस्टॉलेशन फाइल आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, जब ये इंस्टॉलेशन आइजो फाइल आपके पास आ जाएगी, इमेज फाइल, इसको मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। तो आपने करना क्या है, मैं दोबारा से इस पे आ जाता हूँ। आपने क्या किया, यहाँ आए, न्यू में आए, यहाँ पर अभी मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया था, टेकवर्स 51 का मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया था। कहाँ पर, एफ ड्राइव में। ये रही मेरी एफ ड्राइव, एफ ड्राइव में आया था, यहाँ पे टेकवर्स 51 का ये मैंने वीएम का फोल्डर क्रिएट करा था, जिसको मैंने सिलेक्ट करना है। इसमें मेरी वर्चुअल मशीन, जितनी भी मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा वो इस फोल्डर में बनेगी। इसका मैं नाम रख लेता हूं टेक 1 वीएम, या टेक वीएम रख लेता हूं नाम, टेक वीएम 1। अच्छा, अब यहां पर मुझे आइजो इमेज पॉइंट आउट कराना है, यानी कि मुझे ये बताना है कि मैं किस आइजो इमेज को यूज करूंगा। तो मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है वो आइजो इमेज, ओरेकल लिनक्स 7.9 का x86 64 dvd.iso। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली लिनक्स और ओरेकल लिनक्स 64 बिट सिलेक्ट हो गया। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन
इसको छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, अब आप आ जाएं हार्डवेयर पे। अब ये वो चीज आ गई कि मैं वर्चुअलाइज करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड मेमोरी जो फ्री मेमोरी है वो कितनी है। तकरीबन मेरे पास टोटल 32 GB इंस्टॉल्ड है। ये देखें, दिखा रहा है आपको। आपके पास ये कहां से ला रहा है 32 GB? ये मेरे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से, मेरे बेस हार्डवेयर की मेमोरी बता रहा है कि इस वक्त मेरे पास जो हार्डवेयर है उसके अंदर 32 GB इंस्टॉल्ड है। उसमें से वो कह रहा है कि आप कितनी यूज करना चाहते हो मैक्सिमम बेस मेमोरी। तो वो आप यहाँ से इसको आप ड्रैग करके बढ़ा सकते हो। चाहो तो आप पूरी भी यूज कर सकते हो, 32 GB यूज कर सकते हो। लेकिन क्या यूज करनी चाहिए 32 GB वीएम के ऊपर? ये तो सारी फिजिकल मेमोरी आप यूज कर लोगे तो ये तो वीएम आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो हम इसमें जाते हैं कितने पे? हम चले जाते हैं जनाब, हम इसको कहते हैं कि जी हम यूज करेंगे लेट से 4 GB, 496 GB। ठीक है, हम 4 GB मेमोरी यूज करेंगे। ठीक। सीपीयू कितने हैं जनाब? वो कह रहा है जी प्रोसेसर आपके पास 4 सीपीयू लगे हुए हैं इस वक्त। तो हम एक सीपीयू को यूज कर लेते हैं, उसमें से 3 सीपीयू छोड़ देते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं हार्ड डिस्क पे। अब हार्ड डिस्क को ये कह रहा है कि आप जो है ना वो 20 GB हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो। ठीक है। टोटल अवेलेबल 2 TB अवेलेबल है। टोटल ये बता रहा है कि आपके पास 2 TB अवेलेबल है। 2 TB में से मैं कितनी यूज कर रहा हूँ? 20 GB यूज कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैं इसमें बढ़ा भी सकता हूँ कैपेसिटी को, यहाँ से आप स्केल अप करें, ये बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मेरे को इतनी नहीं चाहिए। मैंने जस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है एक वीएम पे, और एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है उस पर। तो मैंने इसमें कितनी ले ली? मैंने कहा कि भाई आप मुझे ऐसा करो 20 दे दो। ठीक है। इसको मैं यहां से भी फिगर्स को लिख सकता हूँ कर्सर ले जाकर। 20.0, चलो 7 मान ले लो। ठीक है, ये मैंने मेमोरी ले ली। ठीक। अच्छा, बाकी हमने ये सब कुछ यही रखना है, वर्चुअल बॉक्स, डिस्क इमेज, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है। प्री प्री एलोकेट फुल साइज, इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं कह रहा हूं कि 20 GB की बनाना है तो 20 GB की आप साइज भी ले लो। इसी वक्त हार्ड डिस्क के ऊपर क्या होगा, मेरी ई ड्राइव के ऊपर, सॉरी एफ ड्राइव के ऊपर क्या होगा कि 20 GB मेमोरी जो है ना, 20 GB सॉरी हार्ड डिस्क जो है उसकी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे एफ ड्राइव पर इतनी जगह है कि 20 GB की जगह मैं ले सकता हूं। ये मेरी एफ ड्राइव है, इसका मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज लेता हूं, तो मेरे पास साइज आ रहा है 335 GB फ्री है। और यूज स्पेस कितना है इसमें? 107 GB यूज स्पेस है। तो 335 में से अगर मैं 20 GB ले लूं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ले सकता हूं मैं, मेरे पास एम्पल फ्री स्पेस मौजूद है। तो वो मैं कर लूंगा। ठीक ठीक है। और मैं इसको कहता हूं कि जी फिनिश करें। अब ये मेरी वीएम को क्रिएट करना शुरू हो गया। अब ये पूरा मेरे पास 20 GB एलोकेट करेगा, रैम ऑक्यूपाई करेगा, प्रोसेसर ऑक्यूपाई करेगा जो इस वीएम के लिए चाहिए, और उसके बाद फिर क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब यहां पर ये सेटअप करते हैं, बल्कि रुकते हैं और हम पाइथन की तरफ मूव करते हैं अभी। तो हमारा आज का जो स्कोप है वो क्या है कि हमने वीएम को बनाना सीखना है। वर्चुअलाइजेशन लेयर को हमने क्रिएट कर लिया है। इस वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर मैंने एक वीएम बना ली है। उस वीएम के अंदर मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूं। मैंने रैम ले ली है 4 GB। ठीक है। और मैंने हार्ड डिस्क कितनी ली है, एचडीडी मैंने कितनी ली है, 20 GB। ये मैंने हार्ड डिस्क ली है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो वर्चुअलाइजेशन है ये बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो सारी रिसोर्सेज जो मैंने एक वीएम के लिए बनाई है, डिमांड की है, वो सब ले रहा है इस वक्त, और उस वीएम को क्रिएट कर रहा है। जब ये वीएम क्रिएट हो जाएगी तो इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसके ऊपर मैं लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो मीनवाइल जब तक कि ये हो रहा है सेटअप, तो हम अपना पाइथन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पाइथन में जो हमें पढ़ाएंगी वो हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट भी हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका एक एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है ही बहुत अच्छा। एनईडी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीई के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और पाइथन, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी काम किया हुआ है। और हमारे पीआईएससी की भी वो स्टूडेंट हैं, थर्ड क्वार्टर की, और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। और मिस सबा आज आपको जो है पाइथन कराएंगी, और आज हम पाइथन में इंशाल्लाह फंक्शन से स्टार्ट लेंगे। जी मिस सबा, ओवर टू यू। खैर चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम पाइथन में फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं टाइप स्क्रिप्ट में। तो फंक्शन की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं।
फंक्शन जो है ना एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं और वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को जब हम यूज कर रहे होते हैं ना तो इसके तीन मेन एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? पीएस इसमें कोड सभा ओपन है। ये सभा हो रही है जी जी अच्छा, जूम वगैरह सही है? जी, आपकी बिल्कुल वॉइस बिल्कुल भी सब सही कुछ है। सही है। परफेक्ट। थोड़ा सा मैडम, अगर इसका फॉन्ट को अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़े से ये वाला इसके फॉन्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट, बस, ज्यादा नहीं। सर आप चेक करें। जबरदस्त जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। अच्छा, मैं जरा पहले टाइप कर लूँ फिर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जी जी जी। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दूं कि ये पाइथन के कोड को लिखने के लिए कई आईडीज मौजूद हैं। आप रेपलेट को भी यूज कर सकते हैं, आप पाइचार्म को भी यूज कर सकते हैं, और आप वीएस कोड को भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। आप किसी भी आईडी को यूज करके पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, वीएस कोड का गाइड कर देती हूँ थोड़ा सा। हमें बस एक्सटेंशन जो होता है ना फाइल में, वो पी बाय देना पड़ता है पाइथन के लिए, और पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी होनी चाहिए। जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरह हमें पाइथन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सर आपको गाइड कर देंगे कहाँ से आप कैसे कौन सा वर्जन यूज करें। अच्छा, तो हम दोबारा आते हैं वापस फंक्शंस पे। तो फंक्शन मैंने आपको बताया कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। फंक्शन को यूज करने के लिए ना हमारे पास ये तीन वजूहात होते हैं। एक तो ये है कि हम उसको रीयूजेबल बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा हम डिफाइन कर देंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसे दोबारा से यूज कर लेंगे। दूसरा ये है कि ये हमारे प्रोग्राम में रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। देखें, एज अ प्रोग्रामर अभी हम डेवलपमेंट मोड में हैं, तो हमारे पास जो है ना बहुत कम स्टेटमेंट्स होती हैं। हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कोडिंग में जो है ना स्टेटमेंट या प्रोग्राम की जो लाइंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो उस मसले से भी हमें ये फंक्शन जो है उस प्रॉब्लम को भी हमारी सॉल्व करते हैं कि हम हर चीज़ का फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉल कर लेंगे। और थर्ड एडवांटेज है हमारे पास मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी भी यही है कि बहुत बड़ा कोड जो है ना हम उसको डिवाइड कर देंगे चंक्स में। उन चंक्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम डिफरेंट फंक्शन बनाएंगे, और जब जब हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे कॉल कर लेंगे। तो ये तो थ्योरी थी हमारी। अब हम पहला फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। पाइथन में जो है ना हम कीवर्ड यूज करते हैं डिफाइन। ये स्पेसिफिक कीवर्ड है, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन हम बना लेते हैं ग्रीट का। ठीक है, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं दे रही। डिफाइन कीवर्ड ये पाइथन का कीवर्ड है जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यूज करते हैं। ये फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब प्रोग्राम करते हैं तो हमें तो समझ आता है हमने किस पर्पस के लिए फंक्शन बनाया था, लेकिन कोई और प्रोग्रामर भी देखे ना तो इसको भी आइडिया हो जाए कि ये हमारा फंक्शन काम क्या कर रहा है। तो रेलेवेंट नेम रखना चाहिए हमें फंक्शन का। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। ये पैरेंथेसिस जो है यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। अभी हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमें आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन बेसिकली हमारा प्रिंट कर देगा जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसको। उसके बाद यहाँ पे कॉलन देख रहे हैं, और उसके बाद कॉलन के बाद जब मैं कॉलन के बाद एंटर करूंगी ना तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मेरा जो कर्सर है वो इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा आगे है। इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो पाइथन में जब हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं ना तो हमारे पास इंडेंटेशन यूज होती है। इंडेंटेशन हमें ये बताता है कि ये एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमारे मेन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस। सर ओके, अब मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ। अब देखिए फिर भी ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है, तो मैं इसे बाहर ब्लॉक के बाहर ले जाके इसको कॉल कर लेती हूँ। फंक्शन को हम कॉल करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इस तरह हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो मैं टर्मिनल पे एक न्यू टर्मिनल ही खोल लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे फाइल को रन करना है तो सबसे पहले मैं पाइथन लिखूंगी क्योंकि मैं पाइथन की मदद से इस फाइल को रन करवाना चाह रही हूँ। फाइल का नाम है मेरे class1.py।
अब एंटर करूंगी। अच्छा देखिए, ये जो एरर है ना, ये बार बार फेस होता है, बार बार स्टूडेंट को फेस होता है जो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। मुझे भी आज कई दफा इसका सामना करना पड़ा। ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमने कोड जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, बस ये हमने सेव नहीं की फाइल। तो मैं जरा सेव करके दोबारा से रन कर देती हूँ। अब देखिए, टर्मिनल पे आके देखें, ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया और इसमें जो मैंने स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रही थी मैं, वो प्रिंट होके नजर आ गई आउटपुट पे। सबको नजर आ रहा है? सर शहाब, आप जरा बता दें। जी, जी नजर जी आ रहे हैं बिल्कुल मैडम, सर। नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ पहला फंक्शन था जिसमें हम कोई इनपुट आर्गुमेंट नहीं दे रहे थे। अब हम दूसरा एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम इनपुट आर्गुमेंट देंगे। सही है। इसमें हम स्टूडेंट का नेम पास करते हैं और प्रिंट करवाते हैं। ओ, ओ, अच्छा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिटरल जो हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज करते थे ना, उसी तरह पाइथन में हमारे पास एफ स्ट्रिंग यूज होता है। एफ स्ट्रिंग ये है कि हम किसी स्टेटमेंट के साथ हम वेरिएबल को इंजेक्ट करवा सकते हैं। वेलकम टू द पाइथन। ओके। अच्छा, मैंने दूसरा फंक्शन बना लिया है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि मेरी स्क्रीन मुझे नजर आ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने सेकंड फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन का नाम मैंने क्या डिक्लेयर किया है? स्टूडेंट। और इसको मैंने कितने आर्गुमेंट पास किए? सिंगल आर्गुमेंट पास किया है। और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, और स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए मैंने एफ स्ट्रिंग यूज किया है। एफ स्ट्रिंग जैसे आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं। तो इसका बेसिक रीजन यूज करने का ये है कि अगर जो वेरिएबल नेम या कोई भी वेरिएबल मुझे स्टेटमेंट के साथ यूज करना है तो मैं उसके लिए यूज करूंगी। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। डिफाइन तो हमने कर दिया, लेकिन फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया आर्गुमेंट में फरियाल। अब मैं दोबारा इसे सेव करा के रन करती हूँ। अब ये देखिए, आउटपुट पे मेरे पास स्टेटमेंट आ गई। जब मैंने फंक्शन कॉल किया था, जो वैल्यू मैंने दी थी, ये मेरे पास प्रिंट हो गई है आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा है फरियाद वेलकम टू पाइथन क्लास। अच्छा, मुझे पाइथन क्लास लिखना था, लेकिन मैंने गलती से गलत वर्ड लिख दिया। ओके, अब मैं इसको रीरन करती हूँ। जी, अब देखें, यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट नजर आ रही है। अच्छा, हमारे पास फंक्शन में हमने एक आर्गुमेंट लेना सीखा। अब हम मल्टीपल आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। अब हम एक ऐड का फंक्शन बना के देखते हैं। इसमें हम दो इनपुट आर्गुमेंट्स लेंगे। आर्गुमेंट नेम भी आप ऐसा रखें कि दूसरे प्रोग्रामर को जो आपका कोड देखे उसको समझ आ जाए कि आपने फंक्शन किस पर्पस के लिए बनाया है। अब इस फंक्शन में हम चाह क्या रहे हैं कि हम ऐड करना चाह रहे हैं दो नंबर्स को। अच्छा, अब हम जब ऐड करना चाह रहे हैं तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे लेंगे जिसमें हम ये दोनों वैल्यूज स्टोर करा देंगे, जो हमारे पास आर्गुमेंट की वैल्यूज होंगी। अच्छा, जब हमने ये स्टोर कराया है वेरिएबल में, तो हमें यहाँ से ये रिटर्न भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब इस फंक्शन को कॉल करने के ना दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हमको यहाँ पे एक नया वेरिएबल यूज करें, जैसे कि हम यूज कर लेते हैं वेरिएबल नेम रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और इसमें मुझे दो इनपुट आर्गुमेंट्स देने हैं, जो हमारे पास num1 और num2 है। तो मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज पास कर दी। अच्छा, अब सवाल आपसे मेरा ये है कि जो 2 है ये कौन सी जगह पे जाएगा, पास होगा? num1 में जाएगा या num2 में? कोई बताए।
आप 2 इस num 1 में जाएगा। जी 2 नम 1 में जाएगा और 3 नम 2 में जाएगा। और जो वैल्यू स्टोर होगी वो मेरे पास, जब हम मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो जो प्रोसेस होगा जरा वो समझे। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो num 1 में मेरे पास वैल्यू चली गई 2 और num 2 में मेरे पास वैल्यू चली गई 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सी वेरिएबल में। ये एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है जो मैंने इसमें स्टोर कराने, वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज किया है। अच्छा, यहाँ से मैं इस फंक्शन की मदद से यहाँ पे ये रिजल्ट रिटर्न करूंगी। जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो ये मुझे एक आउटपुट रिटर्न कर रहा है और उस आउटपुट को मैं सेव कहाँ करा रही हूँ, वेरिएबल रिजल्ट में। अच्छा, ये हो गया। इसको मैं सेव करके रन करके देखती हूँ। अच्छा, मेरे पास देखिए यहाँ पे आउटपुट तो कोई कुछ आ नहीं रहा, हालांकि मैंने अपना कोड भी रन कर लिया। तो ऐसा क्या इस प्रोग्राम में मसला हो सकता है कि मेरे पास आउटपुट ही नहीं आ रहा? वेरिएबल को। जी, तो मुझे वेरिएबल को प्रिंट भी कराना होगा। वैल्यू तो मेरे पास स्टोर हो गई है यहाँ पे, कंसोल लेकिन लॉग। कंसोल लॉग नहीं होता साहब। यहाँ पे पाइथन में हम प्रिंट की स्टेटमेंट यूज करते हैं आउटपुट शो करने के लिए। आदत हो गई। जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया है वेरिएबल का रिजल्ट। अब मैं जब इसे रन करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, देखिए 5। क्लियर है यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते जी हैं। क्लियर है। सब कह रहे हैं कि सबक क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसे आती है ना जहाँ पे हमें पता होता है। अच्छा, एक चीज हम पहले और भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज डिक्लेयर, दो आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किए। अच्छा, ये भी क्लियर कर लें आप लोग। एक दफा हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने डिफाइन का कीवर्ड यूज किया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद हमने फंक्शन नेम ऐड लिखा। इसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट्स डाले, एम num 1 और num 2। जब हम फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल नेम लिख रहे होते हैं ना तो हम उनको क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स। ठीक है। और जब हम फंक्शन कॉल करते वक्त वैल्यू पुट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो 2 और 3 यहाँ पे पैरामीटर है और num 1 और num 2 को हम आर्गुमेंट्स कहेंगे। आप इसको किसी तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह से बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि हम num 1 और num 2 की वैल्यूज अपनी तरफ से डाल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी फंक्शन हम बना सकते हैं जिसमें हमारे पास इनकी कोई इनिशियल वैल्यू हो, जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। तो अभी हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं सबट्रैक्ट का, जिसमें हमारे पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी हम यूज कर लें। ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम हर फंक्शन में अलग-अलग से आर्गुमेंट लिखे। अच्छा, कॉलन के बाद ये बात याद रखिएगा कि हम ब्लॉक स्कोप, फंक्शन ब्लॉक स्कोप को यूज करता है। और ये इंडेंटेशन जो है यहाँ पे पाइथन में, सर शहाब का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर याद आप अनम्यूट कर जी दें। जी शाह बोले। मुझे एक कंफ्यूजन थी कि पाइथन में तो हमारे पास कोई भी ब्लॉक्स वगैरह नहीं है। तो अगर हम दो फंक्शन लिख रहे हैं तो ये ऐसा, इसमें ये सेफ्टी कहाँ से आती है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर हम नहीं लिख रहे हैं या ये सारी मिक्स नहीं हो अच्छा। रही? अच्छा, अभी मैं आपको ये बात क्लियर करती हूँ साहब, इस वाले। अच्छा, इसी फंक्शन के जरिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके। अभी ना मैं एक और सवाल भी है, वो ले लो। जी हाँ, आपका मिस, नाम। मेरा क्वेश्चन ये है। मैं हूँ अबीरा। अच्छा अच्छा, एक और भी थे, सॉरी। हाँ बीरा बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी इन्होंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी। ठीक है, उसमें स्टोर हो रही है वैल्यू num 1 की और 2 की, रिटर्न कर रहा है वो सी को। और फिर हम अचानक से एक और नया वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट का, और उसमें ऐड हो रही हैं ये चीजें। ये कैसे हो रहा है? हाँ, तीसरा सवाल भी ले लें। अच्छा, एक एक करके हम सवालों को आंसर कर देते हैं हाँ, क्योंकि और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मिक्स हो सवाल आ जाएगा। रहे हैं। जी जी, जी। पहले आप इन दोनों के आंसर कर दें, फिर मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ। अच्छा, पहले हम ब्लॉक स्कोप को देख लेते हैं। ब्लॉक स्कोप को देखने के लिए हम थोड़ा प्रोग्राम में ऊपर चले जाते हैं। से जाओ। अच्छा,
देखें सर शहाब ने जो सवाल पूछा था ब्लॉक स्कोप के हवाले से पूछा था, अभी उनको क्लियर नहीं हुआ कि ब्लॉक स्कोप यहाँ पे पाइथन में हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर शहाब, आपको मुझे मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी हल्की सी जी जी, शो हो आईडी रही में है। शो हो रही है, यही ब्लॉक है। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये ब्लॉक है। आप देखें जो ग्रीड का फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे ये लाइन नहीं दिख रही, अपेयर नहीं हो रही। जी, ठीक है, तो तो लाइक अगर जहाँ पे हम देखिए मैं फंक्शन कॉल कर दें वहां तक बस ये फंक्शन रहता नहीं, देखिए इंडेंटेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है पाइथन में। इंडेंटेशन क्या होता है, जब भी मैं कोई फंक्शन डिफाइन करती हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ। इस फंक्शन का नाम मैंने हेलो वर्ल्ड ही कर दिया है। ठीक है, ये फंक्शन जो डिफाइन कीवर्ड है ये क्लियर है आपको। उसके बाद मैंने फंक्शन नेम लिखा और फिर मैंने पेरेंथेसिस लगाया। पेरेंथेसिस के बाद यहाँ पे क्या देना जरूरी होता है, कॉलन देना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? सर आप अनम्यूट हो जाए, है। जी आपको मैं आवाज आ। अनम्यूट हूँ। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? जी जी क्लियर। तो जैसे ही देखिए मैं एंटर प्रेस करूंगी ना, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मैं फंक्शन की बॉडी में एंटर होती हूँ, इस चीज को हम क्या कहते हैं, फंक्शन की बॉडी। बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी में आपको ये कर्सर थोड़ा सा स्टार्टिंग से आगे महसूस हो रहा है कि ये आगे चला गया, जी जी। यस। नजर आ रहा है आपको? तो यस। ये जो चीज होती है ना, ये इंडेंटेशन कहलाती है। पाइथन में जब भी हम ब्लॉक को डिफाइन करते हैं ना, तो इस इंडेंटेशन की मदद से करते हैं। इस इंडेंटेशन के अंदर जो मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगी वो ब्लॉक के अंदर कंसिडर की जाएंगी, और जो इंडेंटेशन से बाहर, यानी इस इंडेंटेशन की अ, तरीके को फॉलो नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी ब्लॉक से। अब भाईजान मैं यहाँ पे दो। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शाह भाई। जी जी बात यह है कि हर लैंग्वेज में ना ब्लॉक स्कोप इसलिए बनाया जाता है ताकि कोड इंडेंट भी रहे और ये भी पता हो कि किस चीज का स्कोप कहाँ पर है। पाइथन के अंदर जिस तरह से आप टाइपस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, नेक्स्ट जेएस में यूज करते हैं, वहां तो करली ब्रैकेट्स होते हैं, वहां करली ब्रेसेस जी आप लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, आपका स्कोप बन जाता है। पाइथन के अंदर जो स्कोप बनता है वो इंडेंटेशन से बनता है। बाय डिफॉल्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो पाइथन की कोडिंग गाइडलाइंस हैं, उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप 4 स्पेसेस देंगे या एक बैक स्पेस देंगे, सॉरी एक टैब देंगे, यानी टैब बेस्ड आप ब्लॉक स्कोप क्रिएट करेंगे। ठीक है, या तो आप जी 4 स्पेसेस दे दें इस तरह से प्रेस करके, स्पेस स्पेस 4 स्पेस दे दें, या फिर आप टैब दे दें। ठीक है, तो दोनों जी एक्सेप्टेबल है, इससे ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, और ये ब्लॉक फॉर्म में ही, यानी कि इंडेंटेशन ही इसकी वो ब्लॉकिंग के स्कोप को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं कोई और नेस्टेड ब्लॉक बनाऊंगा इसके अंदर, इफ के अंदर एक और इफ बनाऊंगा, वो आप अभी दिखा भी देंगे मैडम आपको कि किस तरीके से ब्लॉक नेस्टिंग करता है, तो वहां से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, जहाँ पे हम स्पेस खत्म कर देते हैं, लाइक इंडेंटेशन खत्म कर देते हैं, वहां से फिर क्या होता है कि फिर वो मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं वापस। वो मेन हाँ प्रोग्राम सही, में आ जाता है शाह, ग्लोबल मेन स्कोप में प्रोग्राम आ में आ जाता जाता है। है। हाँ सही। बिल्कुल जी, आ जाता है। अगर अब मैडम यहाँ इनको पे आप एक इफ की स्टेटमेंट भी इसमें लिख के बता देंगे ना, इफ की स्टेटमेंट, तो उससे क्या होगा कि इनको स्कोपिंग और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अच्छा सर मैंने ये कोड लिखा है, पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर बिल्कुल दूं, उसके बिल्कुल बाद रन कर लें। जो आप कह रहे हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, डिफाइन हेलो वर्ल्ड। इसमें मैंने पैरेंथेसिस लगाए, आर्गुमेंट नहीं दिया कोई। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉलन, ये तो हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन हो गई, या सिग्नेचर सर यासर ने बताया था कि इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। अब मैं बॉडी में एंटर हुई हूँ, पहली स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी, प्रिंट वी आर इन द ब्लॉक। सेकंड भी देखें, यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट भी है, प्रिंट दिस इज द सेकंड लाइन इन द ब्लॉक। अब मैं इस सेकंड लाइन के बाद एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो मैं उसी ब्लॉक के अंदर, उसी ब्लॉक के इंडेंटेशन के पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ। अगर मुझे बाहर आना होगा तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा कर्सर अपना वापस मेन प्रोग्राम की तरफ ले आऊंगी। अब देखिए मेरा कर्सर पहले कहाँ था और अब कहाँ है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जी सर शाह, आपको क्लियर हुआ? जी मिस। अब जो है ना, हम मेन बॉडी में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे मेन बॉडी में कोई स्टेटमेंट लिखूंगी तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। सही है? सही। यहाँ पर मेरा एक सवाल है। जी सर। सवाल ये है कि पाइथन को कहा जाता है जी ये इंग्लिश की तरह है, इंग्लिश की टाइप है, तो क्या इसके अंदर सिंटैक्स और ग्रामरली का को खास ख्याल रखा जाता है कि हम
कुछ भी लिखें तो वो इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा सर, यहाँ पे जो इंग्लिश से रिलेटेड जो आपका सवाल है ना, कि यहाँ पे इसमें ना सिंटेक्स बहुत सिंपल कर दिया है। जैसे कि इनपुट है, अब इनपुट समझ में आता है हर लेमैन को कि इनपुट कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है आपके प्रोग्राम में। प्रिंट के लिए आउटपुट है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट में थोड़ा मुश्किल सा वर्ड था कंसोल लॉग। अब कोई आम आदमी उसको नहीं समझ आएगा भाई कंसोल लॉग का क्या पर्पस हो सकता है। तो यहाँ पे प्रिंट से तो जाहिर वाजे हो रहा है ना कि हम कोई चीज आउटपुट देना चाह रहे हैं प्रोग्राम के जरिए। तो ये मैं तो आपको ये बता सकती हूँ। अफसर यासिर, अगर आप इसको आंसर करना चाहें तो। सर सर एक्सपर्ट देखें व्यू दे दें देखें सर प्लीज। देखें देख नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, नॉर्मल लैंग्वेजेस जो है ना, वो इतनी डिफिकल्ट हैं कि मैं आपको बताऊं कि अभी आप टाइप स्क्रिप्ट में अगर खाली मैं आपसे बोलूँ ना, अपना क्या कहते हैं वहीद साहब, कि आप जरा एक एक ऐसा सोर्स कोड लिखें जो एक वेबसाइट को एक्सेस करे, यकीन करें आपके छक्के छूट जाएंगे। आप बोलेंगे यार इतने इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, वो एसिंक और अवेट और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। लेकिन पाइथन में यही चीज करना 3 स्टेटमेंट्स का काम है। 3 लाइनों की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और सारा काम हो जाएगा। रीजन यही है कि ये इसको इतना कॉन्साइज और इतना सिंपल बनाया गया है कि अभी ये 4th और 5th क्लास के बच्चे पाइथन सीख रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो इसका पर्पज ये है कि इसमें ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म कर दी गई हैं। सिंपल सिंपल फंक्शन है, बस उनको कॉल करें फंक्शन को और वो सारा काम होता जाएगा आपके लिए। अभी जब आप एआई पढ़ेंगे, पैंडास पढ़ेंगे और डेटा साइंस की लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, तो उस वक्त आप खुद बोलेंगे यार ये तो इतनी आसान है कि कोई इसमें मसला ही कोई नहीं है। और वही काम अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट में करना पड़े, जावा में करना पड़े तो आपको लग पता जाएगा कि हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इसमें बनाना इसको। तो ये वजह है जो पाइथन की एडॉप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में जो बढ़ी है, उसकी रैपिड डेवलपमेंट है। ठीक है, और सिंपल सिंटैक्स है, सिंपल। तो तो सर सर हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सर हम पाइथन सीखेंगे तो फिर हमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक चीज समझें, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं और कुछ उसके डाउन साइड्स जो है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस हैं और कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब फॉर एग्जांपल आप पाइथन अगर सीख रहे हैं और पाइथन आप काम कर रहे हैं, तो भाई पाइथन आप इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप एआई पे काम कर सकें, ताकि आप डेटा साइंस पे काम कर सकें। ठीक है, ताकि आप इसकी उन लाइब्रेरीज पे काम कर सके जिनका आपको रिजल्ट बहुत क्विकली मिल जाएगा और बहुत आसान है जिनको अडॉप्ट करना और जिनको अपने कोड में इनकॉर्पोरेट करना। उसमें कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी नहीं है। लेकिन फर्ज करें मैं आपसे ये कहूं कि जी आपने एक डिवाइस ड्राइवर राइट करना है जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्शन करेगा, उसके लिए कभी भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप पाइथन यूज करें, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सी लैंग्वेज यूज करें। क्योंकि सी लैंग्वेज है या रस्ट लैंग्वेज है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करें। पाइथन इज बेस्ट फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और वो भी एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लेकिन अगर सर आपने मेरी फर्ज एक करें कि रिक्वेस्ट थी। जी जी जी, सर जो भी क्लास में टॉपिक्स कवर हुए काइंडली उसको समराइज करवा देंगे क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ। आपको बिल्कुल करवा देंगे भाई, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह एंड में पूरी समरी करेंगे, कोई फिक्र ना करें आप। ठीक है, जस्ट थैंक अभी यू। ये सुन लें जो चीज हम बता रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे आपको एंड में। ठीक है जी मैडम, समझ जी आ सर। गया वही साहब, हो गया आंसर। तो आपको जो वेब लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, फिर आप जाएं जनाब, जो रैपिड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की लैंग्वेज है उनको यूटिलाइज करें। ठीक है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप रैपिड वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आप रिएक्ट को यूज कर सकते हैं, आप नेक्स्ट जेएस को यूज कर सकते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो वेब की होगी। ठीक है, बट अगर मैं आपसे आप मुझसे बोलेंगे यार मुझे एआई की डेवलपमेंट करनी है और डेटा साइंस की डेवलपमेंट करनी है, तो मैं कभी भी आपको कोई दूसरी लैंग्वेज रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं फौरन से बोलूंगा कि आप पाइथन करें। ठीक है, तो वजह यह है कि पाइथन में एआई पे और डेटा साइंस पे बहुत काम हुआ है, बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और बहुत एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं इस पे काम करने के। जी मैडम, हाँ अगर कोई डेटा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी डेटा वेयर हाउस की प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई डेटा पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, कोई डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई डेवऑप्स का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पाइथन बेस्ट है। इवन ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग की ऑटोमेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी पाइथन बेस्ट है। ठीक है, तो पाइथन के मल्टीपल यूटिलाइजेशन हैं। ठीक है, इसलिए पाइथन को ज्यादा कराया जा रहा है और ज्यादा बताया जा रहा है।
अच्छा, हम जी वापस आ मैडम। जाते हैं। ब्लॉक स्कोप थोड़ा सा अनक्लियर था स्टूडेंट्स को, तो जरा एक दफा फिर देखें। यहाँ पे देखें, मैंने दो यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। इस फंक्शन को मैंने ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा है, फंक्शन की बॉडी को। अ, एक दफा मैं फिर ये वाजे करना चाहूंगी, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदत है आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट की और कर्ली ब्रेसेस आपको वहां पे यूज करते थे, तो आइडेंटिफाई हो जाता था कहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड हो रहा है। तो पाइथन में ना, अगर आप इस लाइन पे फोकस कर लेना, जो एक लाइन बनी हुई है बॉडी के एकदम स्टार्ट में, तो ये हमारा ब्लॉक स्कोप बता रही है कि यहाँ तक ही मेरा इस जो ग्रीट फंक्शन का है, ये बॉडी यहीं तक है, इसका स्कोप भी यहीं तक है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो इसमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मुझे इंडेंटेशन की मदद से नजर आ रही है कि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्पेस जो क्रिएट हुआ है, जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया, तो उसमें सिर्फ ये दो ही स्टेटमेंट है। तो ये ब्लॉक के अंदर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, इसके बाद आगे फर्दर इसमें कोई चीज प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसमें भी मैंने दो स्टेटमेंट यूज की है। फिर मैं ब्लॉक से बाहर आ गई हूँ। ब्लॉक से जब मैं बाहर आई हूँ तो देखिए, मैंने जो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैंने कोई इंडेंटेशन नहीं दी। अगर आप लाइन नंबर 15 पे जरा सा फोकस करें तो देखिए यहाँ पे कोई इनिशियल स्पेस नहीं है। तो ये बताता है कि ये हम ब्लॉक स्कोप से बाहर आ चुके हैं, हम अपने मेन प्रोग्राम में आए हैं। अब अगर मैं इसको रन भी करूंगी ना, तो मुझे आप ये बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जो लाइन नंबर 5 में मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, वो 10 में भी फंक्शन डिफाइन किया है, या 15 या 16, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी आपके हिसाब से? कोई भी बता दे। जी बिस्मा, आप बताएं। बिस्मा, हाँ, आपको आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट कर दिया। मैम एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, मुझे आवाज से थोड़ी कट कट के आ रही थी। सर बिस्मा, आपकी वॉइस भी थोड़ी सी कम आ रही है, आप थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्लॉक स्कोप और फंक्शन का जो मेन प्रोग्राम है, इसमें आपको क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है? जी हो गई है, बिल्कुल हो गई है। आप मुझे आपको ये जैसा ही बताइएगा, करना बने। जो अच्छा, जो मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी, ठीक है, आप प्रोग्राम को जरा गौर से देखिए। यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस बनाए हुए हैं और दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हुई है, तो आप मुझे बताइए रिजल्ट क्या आएगा। आई गेस शी इज बिजी। मैं बता देता हूँ। फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है ना, ये जो हेलो वर्ल्ड है, और ऊपर वाला जी, फंक्शन में हमने कॉल नहीं किया। जो तो जो हमारे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर है वही प्रिंट होंगे। तो दिस इज द मेन प्रोग्राम, वी आर आउट ऑफ द ब्लॉक स्कोप। तो ये वाला। मैं इसको रन करके देखती हूँ। अब आउटपुट देखें आप लोग। यहाँ पे जो शहाब ने हमें आंसर बताया है, बिल्कुल वही आया है। दिस इज द मेन प्रोग्राम जो मेरे लाइन नंबर 15 में मैंने डिफाइन किया था। देखें, अभी मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, बस मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो फंक्शन जब कॉल ही नहीं हुआ, तो वो फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। फंक्शन तो तभी एग्जीक्यूट होता है ना जब उसे कॉल किया जाए। तो अभी तो मैं सिर्फ मेन प्रोग्राम में हूँ, जो मैंने मेन प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखी है यही मेरे पास आउटपुट पे आएगी। एक मैंने लाइन नंबर 15 में लिखी है और एक मैंने लाइन नंबर 16 में लिखी है, तो मेरे पास ये दो आउटपुट आ रहे हैं। और किसी को कोई ब्लॉक स्कोप में कोई प्रॉब्लम है ना, तो अभी पूछ ले। सबा एक इनका एक्स एक्स और उनका बहुत देर से सवाल है, उन्होंने हाथ भी नीचे कर लिया, हम उनको ले लें? जी, ठीक है, आपका नाम क्या है? आपको देखिए उन्होंने मैं। वैसे, अच्छा, क्या कह रही है? नहीं आप ले ली सवाल, उन्होंने पूछ लिया था वैसे। अच्छा, उन्होंने पूछा था। चलो ठीक है, कैरी ऑन करें आप। अच्छा देखिए, हम प्रिंट की स्टेटमेंट की मदद से ब्लॉक स्कोप पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम देखिए। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है x इक्वल टू 2। पाइथन में ना, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी कोई डेटा टाइप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती, ना ही हमें लेट वेरिएबल या इस तरह के कोई डिक्लेरेशन की वर्ड्स कीवर्ड यूज करने की जरूरत होती है। हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया और मैंने जो वैल्यूज मुझे इसमें असाइन करनी थी, मैंने वो उसके अंदर एंटर कर दी। तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या है? 2।
फिर मैंने एक इफ का कोड लिखा है। इफ में भी हम ब्लॉक स्कोप यूज करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैंने इफ के जो पैरेंथेसिस है मैंने कंडीशन डाली। कंडीशन क्या है, प्रोग्राम चेक करेगा कि भाई x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं कहाँ पे चली जाऊंगी, मैं इफ ब्लॉक के अंदर चली जाऊंगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी मैं मेन प्रोग्राम x एक दफा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर हम इफ ब्लॉक के अंदर इफ के साथ भी देखें, आपको एक लाइन शो होती है ब्लॉक स्कोप, उसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट की। इसमें मैं एक और प्रिंट की स्टेटमेंट ऐड कर दूंगी, तो मेरा ये ब्लॉक स्कोप अब इसमें दो स्टेटमेंट्स आ गई है। देखिए स्कोप बढ़ चुका है मेरा, इसमें दो स्टेटमेंट्स आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। अच्छा, पहले ये बताएं, जैसे x की वैल्यू 2 है तो क्या ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है या फॉल्स है? कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन 2 नहीं है तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर एंटर होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगे। मैं इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं होंगी तो फिर मेरा जो इंटरप्रेटर है वो लाइन नंबर 18 को रन करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन लाइन नंबर 19 पे। तो मेरी तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मैं इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं हुई। तो इंटरप्रेटर अब कहाँ पे मूव कर जाएगा, लाइन नंबर 23 पे, जहाँ पे वो थ्री पे। प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी वैल्यू ऑफ एक्स है वो प्रिंट कर देगा। जी सर, आप बताएं इसमें मुझे कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, समझ आ गया सबको। नहीं, आपको समझ आया? यस सर, माशाल्लाह काफी सही से समझ आया। और मुझे लाइक ज्यादातर कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए कि हम कर्ली ब्रैकेट की जगह बस इंडेंटेशन डालेंगे हर जगह पे। बस इंडेंटेशन है, बस यही जी, फर्क है, यही फर्क है। बस पाइथन यही में यही फर्क। चीज है जो कि समझने की जरूरत है, बाकी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी यार। ठीक है। अच्छा, मैं ठीक है मैडम। प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ। देखिए, मेरे पास ऊपर कोई फंक्शन कॉल हुआ था जिसके नतीजे में मेरे पास ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, दिस इज द मेन प्रोग्राम। लेकिन इफ ब्लॉक के अंदर मैं एंटर नहीं हुई और मैं लाइन नंबर 23 में जो स्टेटमेंट है मेरे पास वही आंसर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब मैं एक्स की वैल्यू जरा चेंज करके दिखाती हूँ कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो उसके अंदर चला जाएगा, ब्लॉक स्कोप के अंदर चला जाएगा। चलिए इसको एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 5 रख दी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा x ग्रेटर देन 3 है। x ग्रेटर देन 3 है तो मैं कहाँ पे एंटर हो जाऊंगी, अपने ब्लॉक में। ब्लॉक के अंदर जैसे ही मैं एंटर होंगी तो ब्लॉक के अंदर जो कोड मैंने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद जब ये सारे कोड रन हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मेरा जो इंटरप्रेटर है वो लाइन नंबर 23 पे आ जाएगा। मेन प्रोग्राम का कोड तो हर हाल में रन होगा, तो मेरे पास 3 आउटपुट पे स्टेटमेंट आ जाएंगी। इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए आउटपुट पे मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है, वी आर इन द इफ ब्लॉक। फिर दूसरी स्टेटमेंट आ रही है, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ इफ ब्लॉक की जो सेकेंड लाइन है वो। और फिर ये जो लाइन नंबर 23 पे स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, अपडेट हो गई है, इसकी वैल्यू 5 हो गई है। जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी का कोई सवाल है तो बता दें, 1 मिनट में चैट कर लेते जी, हैं। हाँ, मिसेस जाहिद कह रही हैं कि पाइथन टाइपस्क्रिप्ट से तो बहुत ज्यादा सारे इजी है। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। हम्म,
टाइम लगता था पाइथन। जी पाइथन काफी इजी है, एक केस ऑफ ट्रस्टेड है। क्वेश्चन है जो दरक्षा का है, अगर आप इनको दरक्षा को अनम्यूट कर दें तो पूछ लें। हाँ मैं करती हूँ, दर्शा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर हम नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट देते हैं तो वी जी हैव टू इंक्रीज द इंडेंटेशन फर्दर। जी जी, ऐसा करना पड़ेगा। नेस्टेड इफ की एग्जांपल देख लेते हैं हम। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इक्वल टू 2। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ दरक्षा। थोड़ा मुझे टाइम लगेगा कोड लिखने में, जरा आप लोग मेरे साथ रहिए। नहीं नहीं, आप लिखें मैडम, बहुत सही है, ठीक है। जाहिर है कोड लिख के जो समझाया जाता है उससे तो सबसे बेस्ट समझ में आता है। थैंक यू। ये सबा बहुत अच्छा समझा रही हैं आप, जबरदस्त। हाँ सर, जब तक ये सभा जो है वो कोडिंग लिखी है, आप मुझे एक सवाल का आंसर कर दें कि मैंने अभी लास्ट टाइम ना एक वर्कशॉप अटेंड की थी, तो वहाँ पर एक सर आए थे। तो उनको जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्नर हाउस में हूँ स्टूडेंट, और ना वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट वगैरह चल रही है। तो मैडम की उसके बाद आवाज ना बहुत ज्यादा जो उन होके बोलेंगे, थोड़ा सा या तो माइक के करीब आ जाएं। ओके, तो सर वो दरअसल आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, अभी एक आवाज सही है आपकी ना। थोड़ा बैकग्राउंड से भी नॉइस आ रही है बिस्मा। नॉइज आ रही है तो थोड़ा सा करीब आके बताएं ना। थोड़ा सा करीब हो जाए। जी सर, अब सही है। बेहतर है, बेहतर है, अब बताएं। जी सर, अभी मैंने ना कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप अटेंड की थी, 5 डेज की थी। तो उसमें जैसे एक सर आए थे, सर बिलाल नाम था उनका। तो उनसे जैसे बात हुई थी तो उनको मैंने बताया था कि अभी जो हम लोग गवर्नर हाउस में सीख रहे हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट वगैरह सीखते हैं। तो उन्होंने काफी डिसअपॉइंट करने वाली बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको सीखने का आपको कोई फायदा नहीं है, ये बहुत ओल्ड लैंग्वेजेस हैं और ये अर्निंग पर्पज से भी ना आपके इतने काम नहीं आएगी। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी चाहिए, आप लोग ना इस फील्ड में आए, आप लोग वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग वगैरह को छोड़ दें। तो आप थोड़ा इस चीज के लिए मोटिवेट भी करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने सही मशवरा दिया था या अभी हम सही फील्ड पर हैं। मिस, आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आया, थोड़ा सा इसको अगर और एक्सप्लेन कर दें कि उन्होंने क्या बोला था, तो आई मैं गेस सम, गॉट इट मैं रॉन्ग। समझा देता हूँ शहाबुद्दीन, मैं सब समझा समझ देता आ गया जी। हूँ। समझ आ गया, मैं समझा देता हूँ, मैं समझा। असल में मिस बिस्मा ये पूछना चाह रही हैं कि इन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी आज कुछ अरसे पहले। तो 5 डेज की वर्कशॉप थी, वहां पे कोई टीचर थे XYZ। उन्होंने जो है मिस को कहा कि भाई आप ना ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाएं, बजाय इसके कि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं। वेब डेवलपमेंट में टाइप स्क्रिप्ट है या जो दूसरी लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट की पढ़ाई जा रही हैं, ये सब बड़ी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ओल्ड हैं, और इनका कोई इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। तो आप फ्रीलांसिंग में भी आपको मसले मसाइल होंगे, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाएं तो आपको क्विकली जो है ना वो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स और ये सारे काम मिलना शुरू हो जाएंगे, और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक डिजाइनिंग ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली वेब डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन है इनका। अच्छा मैडम देखें, सवाल ये है, कोई भी स्पेशली आईटी के अंदर, चाहे आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, या आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, या आप एआई के इंजीनियर हो, या आप डेटा साइंटिस्ट हो, या आप XYZ कोई भी हो, स्पेशली आईटी की बात कर रहा हूँ। इसमें मेन चीज जो होती है वो आपकी एक्सपर्टीज होती है। जितना अच्छा आपकी एक्सपर्टीज होंगी, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं अच्छे, और आपकी आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, सवाल ये है। अगर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, तो फिर बहुत एक्सपर्टीज के साथ बन जाएं ग्राफिक डिजाइनर, तो आपको काम मिलेगा मार्केट में। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर्स को काम नहीं मिलेगा, भाई बिल्कुल मिलेगा। सिमिलरली सेम अप्लाइज टू वेब डेवलपमेंट। अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आपने अच्छे तरीके से एक एक्सपर्ट वे के अंदर आपने टाइपस्क्रिप्ट को भी सीख लिया, नेक्स्ट जेएस को भी सीख लिया, और वेब HTML CSS और जो एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको अगर अच्छा तरीके से आपने कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको काम नहीं देगा।
हर कोई आपको काम देगा, ठीक है, और आपको काम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करें कि जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं आईटी की, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट में, तो उसमें भरपूर तरीके से उस काम को सीखिए, पहले उस पर एक्सपर्टीज हासिल कीजिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए। आपका काम बोले कि हाँ यार ये वाकई काम किया इन्होंने, वाकई जबरदस्त, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जॉब्स भी लगेंगी, आपको मार्केट से भी काम मिलेगा और फ्रीलांसिंग में भी काम मिलेगा। ठीक है, तो मेरा आपको ये फीडबैक होगा। ठीक है, अच्छा, जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा था नेस्टेड इफ के अंदर हम ब्लॉक्स को किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने जो कोड लिखा है एक्सप्लेन कर रही हूँ, जरा सब फोकस कर लें। मैंने यहाँ पे x में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, x उसकी वैल्यू मैंने 6 असाइन की है, ठीक है। उसके बाद मैं इफ ब्लॉक में चेक कर रही हूँ x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। इस कंडीशन में मेरे पास वेरिएबल x को कंपेयर करवा रहे हैं कि वो 2 से ग्रेटर देन है या नहीं। तो x के अंदर मेरे पास वैल्यू स्टोर है 6, तो ये कंडीशन तो हो जाएगी ट्रू। तो मैं पहले वाले इफ ब्लॉक के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वी आर इन द फर्स्ट इफ ब्लॉक। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कराया है y इक्वल टू 4। दोबारा से मैंने कंडीशन एक लगाई है नेस्टेड इफ की। जिन्होंने थोड़ा सवाल पूछा था उनका नाम मैं भूल गई हूँ, जरा देख लें नेस्टेड इफ की कंडीशन। नेस्टेड इफ की जब मैंने कंडीशन है तो मैंने दोबारा चेक किया है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 2 है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं सेकंड इफ ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाऊंगी और इसमें जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वी आर इन द नेस्टेड इफ ब्लॉक। और सेकंड लाइन में मैंने सिर्फ स्टैटिक प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, ये तो मेरा इफ ब्लॉक नेस्टेड इफ ब्लॉक का कोड था। अब मैं मेन प्रोग्राम में वापस आ गई हूँ, मैं नेस्टेड ब्लॉक से बाहर आ चुकी हूँ और मैंने मेन प्रोग्राम में एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें वैल्यू रखी है z इक्वल टू 6 और फिर मैंने प्रिंट करवाई है z की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। रन करने के लिए मुझे पाइथन की हेल्प चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर, और उसके बाद मैं इसमें फाइल नेम लिखूंगी class1.py। इस पाइथन का इंटरप्रेटर भी डाउनलोड करना पड़ेगा कि इसके अंदर पहले से पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ सही। अच्छा, यहाँ पे कोड देखने इसका जो आउटपुट आया है जरा उस पर गौर कीजिए। पहले x की वैल्यू 6 थी, मैंने इफ की कंडीशन लगाई और चेक किया कि x ग्रेटर देन 2 है या नहीं, तो ये कंडीशन तो ट्रू थी। तो मैं फर्स्ट इफ ब्लॉक में जब एंटर हुई तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, वी आर इन द फर्स्ट इफ ब्लॉक। ये देखें आउटपुट टर्मिनल पे भी आपको शो हो रहा है। फिर मैंने सेकेंड कंडीशन चेक की कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है या नहीं, तो मैं सेकेंड इफ ब्लॉक में एंटर हो गई। ठीक है, यहाँ से मुझे आउटपुट मिल रहा है वी आर इन द नेस्टेड इफ ब्लॉक। उसके बाद वाली स्टेटमेंट में प्रिंट हो रही है जिसमें मैंने स्टेरिक यूज किए। अब फिर मैं मेन प्रोग्राम में वापस आ गई, मैं ब्लॉक स्कोप से वापस आ गई अपने मेन प्रोग्राम में। यहाँ पे मैंने वैल्यू z की डिक्लेयर करवाई और उसको प्रिंट करवाया, तो मेरे पास ये भी आउटपुट पे शो हो रहा है। अब क्लियर है आप लोगों को? जी क्लियर है मैडम, क्लियर है। जी समझ और रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को बड़ा, इन्होंने मैडम ने सबा ने बहुत डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है, तो अगर अभी भी किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि अब ब्लॉक स्कोप जो है आप लोगों को क्लियर ना हो। आरजे अजीम का कोई क्वेश्चन है? जी आरजे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें सारी स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट हो रही हैं। एक चीज आती है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक से बाहर आके लास्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है, वो ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक के अंदर जाके स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है, उसके बाद ब्लॉक से बाहर आके भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा है। तो कंडीशन फॉल्स होने की बेस पे इसका क्या रिएक्ट हो रहा है फिर? सही कह रहे हैं वो मैं मैडम। आपको समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ सर। इफ एल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एल्स जो है वो तब आता है जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। फॉल्स होगी, तो फॉल्स। वो सही कह रहे लास्ट हैं स्टेटमेंट क्यों आ रही? नहीं नहीं आरजे आपको अभी बताते हैं, ये मैडम बताती हैं। मैडम इनको एक एल्स की भी कंडीशन बताते हैं। जी जी। अच्छा सही। मैं सेकेंड इफ में एल्स यूज कर लेती हूँ। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग एआई पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और डेटा साइंस पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पाइथन को दिल लगा के समझ लें और अच्छे तरीके से समझ लें।
तो इंशाल्लाह आपको एआई भी बेहतरीन समझ में आएगी और डेटा साइंस पे भी काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। मैंने एल्स की स्टेटमेंट यूज नहीं की थी। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम इफ के साथ एल्स की भी स्टेटमेंट यूज करें, हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने एक एल्स की स्टेटमेंट यूज की है सेकेंड नेस्टेड स्टेज पे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं एक दफा कोड दोबारा से रिव्यू करवाती हूँ। देखिए, वेरिएबल एक्स में वैल्यू 4 है हमारे पास। फिर मैंने कंडीशन चेक की, 4 इज ग्रेटर देन 2, यानी x इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो मैं फर्स्ट एक ब्लॉक के अंदर एंटर हो गई। फिर मैंने कंडीशन लगाई, वैल्यू y की डिक्लेयर कराई, y इक्वल टू 4। फिर मैंने दोबारा सेकेंड नेस्टेड कंडीशन चेक की, y इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ये फिर से ट्रू हो जाएगी। मैं यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ। देखिए आरजे अजीम, ये देखिए कंडीशन मैंने फॉल्स कर दी है। y की वैल्यू क्या है, 4 है। अब 4 इज ग्रेटर देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, आप बताएं। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। जी, ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो गई। अब अगर फॉल्स हो गई है तो मेरे पास इफ के ब्लॉक में तो मैं एंटर नहीं होंगी, तो फिर y की मेरा वैल्यू प्रोग्राम, प्रिंट हो जाएगी, जी, y वेरिएबल आ y की जाएगी। y प्रिंट हो जाएगा। और अगर सिंपल मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं इस तरह लिख दूंगी। सिंपल y आ जाएगी जी। जी, अब मैं इस प्रोग्राम वेरी को रन गुड। करके दिखाती हूँ आपको। अजीम को मुझे मुझे पूरा यकीन है अजीम को क्लियर हो गया होगा अभी, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा जी बताया। सर। हाँ, good। और कोई जी क्वेश्चन है यहाँ सर, वो तक? एल्स नहीं था ना, तो इस वजह से थोड़ी हाँ, कंफ्यूजिंग हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, सब कह रहे क्लियर है, सबको बहुत अच्छा समझ आया। क्यों सर? सर, ये बेसिकली डेफिनेशन तो हमने फंक्शन की कवर कर लिया। अब हम लोग बस जो ठीक है है। ना ठीक है मैडम, आर्ट्स और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फर्दर फंक्शंस को एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर कलेक्शंस को स्टोर कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मिस सबा ने, और बड़ा डेप्थ में जाके, और जहाँ पर जो हमारे ऑडियंस या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्यूरीज थी उनको भी रिस्पॉन्ड किया बड़ा एक्सपर्ट वे के अंदर। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। मैं अभी इसको एंड में समराइज करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इनको वीएम की इंस्टॉलेशन दिखा दूं भाई, वो बिल्कुल जो है ना समझ लो रेडी हो गई इंस्टॉलेशन, ठीक है। जी सर, थैंक यू मिस सर मैं सबा। आप अपनी स्क्रीन स्क्रीन अगर एंड शेयरिंग शेयर स्टॉप करेंगी कर तो रही मैं हूँ। कर देता हूँ शेयर। सर ये वीएम यूज क्यों करते हैं ये बताएंगे? थैंक यू मैडम। थैंक यू मिस सबा। कह रहे हैं कौन है भाईजान, क्या कह रहे हैं? मैं अभी समराइज करता हूँ भाई, सब चीजों को फिक्र ही नहीं करें आप। ठीक है सर, तो हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक मिनट रुक जाए, कंट्रोल ऑल्टर कंट्रोल और क्लिक करेंगे। जब ऑल्टर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वीएम के इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे आप, सही है, वरना कंट्रोल वीएम के अंदर ही चिपका रहेगा। ये देखें, अब मैं अगर यहाँ पे, ये वीएम का इंटरफेस है ना, ये जब आपकी वीएम बन रही थी उसके बाद जब आपने, आपके पास ऑप्शन देगा कि इंस्टॉलेशन का मीडिया टेस्ट करूं या इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करूं ओरेकल लिनक्स 7.9 की, तो आपने ऊपर से ये जो आपके एरो कीज है ना चार, उसमें से ऊपर करके आपने सेलेक्ट करना है कि ओरेकल लिनक्स की इंस्टॉलेशन करें। जब आप इंस्टॉलेशन का बटन दबाएंगे तो पहले क्या होगा, बहुत सारी चीजें चलना शुरू होंगी, वो कंसोल के ऊपर कुछ मैसेजेस राइट करेगा, उसके बाद आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये इस तरीके से आ जाएगी। ये फर्स्ट स्क्रीन है इंस्टॉलेशन की। इसमें आपने देखें जैसे ही क्लिक करेंगे ना इस स्क्रीन पे ग्राफिकल, तो आपसे बोलेगा कि भाई अगर आपने इस वीएम के अंदर जाना है तो आप इसमें की कैप्चरिंग माउस की उसको अनेबल करें। तो आप उसने कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो अब ये इस वीएम के अंदर आ गए, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। यहां पर हमने सिलेक्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट वाली, ठीक है। कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो बस आपके पास ये आ गया। क्या आ गया आपके पास कि वो आपसे जो इंस्टॉलेशन है उसके ऑप्शंस पूछ रहा है कि लिनक्स में आप क्या क्या चीजें इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले आपने करना है डेट एंड टाइम को कॉन्फ़िगर। डेट एंड टाइम इसमें कौन सा आ रहा है, अमेरिका का, न्यूयॉर्क का आ रहा है। इसको हमने क्या करना है, अपना लोकल कराची का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मैप आ जाएगा पूरे वर्ल्ड का। इसमें आप देखें कराची किधर है भाईजान साहब, जी मैं यही हूँ एरो सर। ये रहा एरोप्लेन कराची। करवाना पड़ेगा सर, नहीं, एरोप्लेन ये कहाँ पे करवाना चला गया पड़ेगा मैं, सर। कराची में आ गया, ठीक है बिल्कुल। ये देखें ऊपर आ गया एशिया कराची है जी। सर जहाज की टिकट वेट लेनी करना पड़ेगा, पड़ेगी ढूंढ जाके के पता। पाकिस्तान का मैप पे ढूंढना। हाँ जी, जी जी सर बिल्कुल। मैं तुक्का आपको सही देखें लगाया कितना आपने। क्विक मैंने मूव कराया, अमेरिका से मैं हाँ डायरेक्ट कोई आपको कराची लेकर आ गया हूँ, है ना।
क्विक जंप आ गई ना। तो अब हम यहाँ आ गए कराची में, और ऊपर देखें रीजन भी चेंज हो गया एशिया का, और सिटी भी कराची आ गया, नीचे टाइम जोन भी आ गया कराची का। टाइम भी मैच कर लें, देखें टाइम बिल्कुल सही है। टाइम जोन देखें 22 अगस्त 8 और 10 बज रहे हैं सुबह के, सॉरी 12 बज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हमने क्या करना है, डन। ये रहा बटन प्रेस डन का, डन किया, टाइम सेट हो गया सही। अच्छा, कीबोर्ड हमारा इंग्लिश यूएस है, ये सेट है। लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश यूएस है, ये भी सेट है। ठीक है, अब हमने आना है किस पे, इंस्टॉलेशन सोर्स पे। इंस्टॉलेशन हमारे पास लोकल मीडिया, ये भी सेट है। अच्छा, अब हमने आना है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन ये हमने सही से सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर के हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप की इंस्टॉल, मिनिमल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। मिनिमल इंस्टॉलेशन में होगा बिल्कुल जो मिनिमम वर्जन चाहिए ना, मिनिमम लाइब्रेरीज और मिनिमल फाइल्स चाहिए लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए, सिर्फ वो इंस्टॉल होगी मिनिमल इंस्टॉल के अंदर। ठीक है, यानी इसका साइज हार्डली कोई 300 MB से भी कम होगा, 100 MB होगा, खाली 100 MB के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम मिनिमल इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम स्टूडेंट है, अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं लिनक्स की। तो हम इसको जाएंगे किस वाली इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, सर्वर विद GUI इंस्टॉलेशन पे। यानी कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी चाहिए। ठीक है, सर्वर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जाएंगे, और उसमें हम चीजें क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हमने इसमें इंस्टॉल करनी है। देखो ये सारे काम इस पे आप, अगर एक तो तरीका ये कि आप सब कुछ सिलेक्ट कर लो, तो फिर इंस्टॉलेशन का साइज बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सब कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे। यार ये मेरा दोस्त का, चले, हम इसमें सब कुछ इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल इंस्टॉल करो, चाहे मिनिमल इंस्टॉलेशन करो। कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरी जरूर इंस्टॉल करना, और डेवलपमेंट टूल जरूर इंस्टॉल करना, ये लाजमी चाहिए होते हैं। इनके बगैर बहुत मसले आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर फिर जब आप लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हो, फिर जब उसके ऊपर मजीद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो फिर वो पैकेजेस कॉन्फ्लिक्ट्स के मसले आते हैं और बहुत सारे मसले आते हैं। तो हमें कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज और डेवलपमेंट टूल याद कर लेना कि ये इंस्टॉल जरूर करना है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टूल इंस्टॉल, कंपैटिबिलिटी लाइब्रेरीज को चेक करना है, डेवलपमेंट टूल को इंस्टॉल करना है, और ऊपर आए एरो कीज से देखिए मारिया डीबी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मारिया डीबी जो है ना, वो माई एसक्यूएल का नाम है, ये वो लड़कियों का नाम नहीं है मारिया डीबी, ये माई एसक्यूएल का नाम है, उन्होंने नया नाम रखा है मारिया डीबी। अच्छा, और ये पोस्टग्रेस सीक्वल, तो ये वही है जो आपको पता है, पोस्टग्रेस सीक्वल है डीबी। ठीक है, अच्छा, और हमने इसमें क्या इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर मॉनिटरिंग टूल्स, बिल्कुल, ताकि हम ये यूटिलाइजेशन तो चेक करें जैसे हम यहाँ पर टास्क मैनेजर से अपनी चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है जी, और मेरा सिस्टम वाला ये एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट हो गया डाउनलोड ऑलमोस्ट सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डन। हम क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन को डन कर देंगे। डन कर दिया हमने, सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर ली कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसके बाद केडम को छोड़ देना है आपने, जैसे है वैसे ही रहने देना, केडम को अनेबल। अब आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग। ये आपने करनी है बड़े इत्मीनान से और तहम्मुल से। मेरे अब जो मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि सारे लोग इसमें फंसते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क को कैसे कॉन्फ़िगर करना है लिनक्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आगे डॉकर्स में भी आपको हेल्प देगा। जब आप डॉकर्स कंटेनर करेंगे ना, वहां पे भी हार्ड डिस्क में और वॉल्यूम में फंस जाएंगे आप। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको सही से समझ लें। ये हार्ड डिस्क है 20 GB की, वो हार्ड डिस्क है जो मैंने वहां पे सिलेक्ट की थी जब मैं VM का सिलेक्शन कर रहा था। ऐसा ही था, पहले हाँ या ना में जवाब दे दें, ऐसा ही था। मैंने 20 GB की हार्ड डिस्क सेलेक्ट की थी वहां पर कि मुझे 20 GB चाहिए, मेरे पास अवेलेबल 2 टेराबाइट थी। 2 जी टेराबाइट में जी से मैंने 20 GB सेलेक्ट की थी कि मुझे 20 GB चाहिए इस वर्चुअल मशीन में, तो उसने मुझे 20 GB ही दिखा रहा है। देखें 2 टेराबाइट नहीं दिखा रहा, मुझे 20 GB ही दिखा रहा है। जितनी मैंने सेलेक्ट की थी उतनी ही दिखा रहा है, यानी इसने उसमें से वो चंक ले लिया 20 GB का। ठीक है, इसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, ये है वर्चुअलाइजेशन। हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड 2 टेराबाइट है, लेकिन उसमें से उसने लिया कितना, पिक कितना भी किया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहां पर ये कह रहा है कि क्या मैं ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग कॉन्फ़िगर कर दूं। एक तरीकाकार तो ये, तो फिर ये खुद ही ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग, लेकिन अगर मैंने ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग की ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें आपको समझाना है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग नहीं करूंगा, मैं कस्टमाइज पार्टीशनिंग करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट किया तो यहां पर हो गया चेक, चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स आने के बाद यहां पर मैं इसको ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग से, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग से ले आऊंगा कहां पर, आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन पे ले आऊंगा ऑप्शन पे। ठीक है,
इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है, बड़ा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। चलो आ गई है तो समझ लो। आप अपनी इस डिस्क को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई हैकर आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका सर्वर, साइबर अटैक हो गया, और वो अब आपका डेटा जो है ना वो कैप्चर करके लेके जाने वाले थे। लेकिन जब वो कैप्चर करने के लिए आएंगे और आपका डेटा लेके जाने वाले होंगे, तो आपका डेटा लेके नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने डेटा को इनक्रिप्ट किया हुआ है। समझ रहे हैं बात? इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूं तो इस पे इंक्रिप्शन ऑन कर सकता हूं, तो ये आपके डेटा को जब इंस्टॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इनक्रिप्ट भी कर देगा। वो आपके अलावा फिर कोई नहीं देगा उसको एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि वो की आपके पास होगी। वो की कब होगी आपके पास? जब ये इंक्रिप्शन करेगा तो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि मैं किस पासवर्ड से इनक्रिप्ट करूं। उस पासवर्ड से पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और वो पासवर्ड आपके पास होगा। वो पासवर्ड वो की होगी जिससे ये डेटा खुल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपने वो पासवर्ड भी शेयर करा दिया हैकर से, तो फिर तो मेरे भाई कोई चारा ही नहीं ना, फिर तो आप मिल गए उनके साथ ही। ठीक है? जब सर तो हमेशा एन्क्रिप्ट करके ही रखना पड़ेगा चौकीदार ना जब सर? चोरों के साथ मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, सर डेटा आपको चोरी। नहीं लगता सर ये इंक्रिप्शन तोड़ दी जाती है आसानी से आजकल के टाइम पे, क्योंकि हैकर्स इतने एडवांस हो चुके हैं। फिर भी अच्छा है। आप या आप तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल टूट सकती है। मैं कोई चीज भी देखें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किसने बताया कि ये क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है बताएं सर? सऊद नाम है। क्या सऊद नाम है? मोहम्मद। जो सऊद ने क्वेश्चन किया ना, जो पूछा, ये बताया, ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सर अब तो जो है ना, अगर आप पासवर्ड भी रखें और ये भी रखें ना, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। हैकर्स के पास ऐसे टूल हैं, वो लगा देते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। और वो अब जब आपको पता है ना क्या कहते हैं, एक नई टाइप की कंप्यूटिंग स्टार्ट होने वाली है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कीज, कितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, उनको भी ब्रेक कर देगी आवर्स के अंदर। तो हैकर्स बड़े परेशान भी हैं, तो इसके लिए फिर कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग स्टार्ट हुई है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई करना ये है कि आपने ऐसा एल्गोरिथम यूज करना है सऊद भाई कि जो क्रैक ना हो, यानी कि आप यूज करेंगे AES 256 की इंक्रिप्शन। आप AES अगर 128 की इंक्रिप्शन यूज करेंगे तो वो तो क्रैक भी हो जाएगी, हैक भी हो जाएगी। ठीक है? उसके तो उनके पास डिकोडर हैं, वो कर लेंगे उसको डिकोड। लेकिन जब आप अमेरिकन एडवांस इंक्रिप्शन 256 बिट यूज करेंगे, तो उसको अभी तक तोड़ना, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई जहां तक मेरी नॉलेज है। अब आप मुझे बताओ, आप अगर को आपको किसी टीचर ने बताया तो मुझे बताओ, ऐसा है कि AES 256 को तोड़ा जा सकता है? जी सऊद, सर। नहीं तोड़ा जा तोड़ा सकता है? तोड़ा हैं? नहीं जा सकता सर। ऐसा तोड़ा ही नहीं है। जा सकता। लेकिन सर इससे भी ज्यादा 384 बिट्स तक आ चुके हैं। आ चुके हैं ना, लेकिन मेरे भाई क्लाइंट को रिस्पांस भी देना है, या खाली इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में लगे रहोगे? तो ऐसी इंक्रिप्शन को फॉलो करोगे जिसमें परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहे ना सिस्टम की। अब यस मैं सर। अगर 500 बिट की इंक्रिप्शन लगा दूंगा, वो तो क्लिक करके बैठ जाएगा अभी आ रहा है डिक्रिप्ट का रिस्पांस। ऐसा नहीं करना भैया। हमने ऐसा ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें सिक्योरिटी भी हो, परफॉर्मेंस भी हो, दोनों का ट्रेड ऑफ होता है। खाली सिक्योरिटी नहीं लगानी होती, बिल्कुल। यानी ओवर सिक्योर कर दिया, डेटा ही नजर नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, क्या सिक्योरिटी लगाई है सर! मैंने तो बिल्कुल डेटा ही गायब कर दिया, अब नजर ही कुछ नहीं आएगा किसी को। तो भाई फायदा क्या हुआ सिस्टम लगाने का? घर पे रख लो ना इसको फिर। सही है? तो ओवर सिक्योर नहीं करते किसी भी चीज को, किसी भी चीज की जिसे कहते हैं ना ओवर यूटिलाइजेशन, आपका काम खराब हो जाएगा। आपने एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, इंक्रिप्शन की वो टेक्निक यूज करनी है जो कि हमारे प्रोसेसर्स एक मिनिमम टाइम के अंदर उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट भी कर सके, और एक रिलायबल परफॉर्मेंस भी मिले। तो उसके लिए कौन सी इंक्रिप्शन यूज होती है? उसको कहते हैं AES 256। जो सऊद ने बताया वो इससे भी हायर लेवल के, लेकिन फिर परफॉर्मेंस के इशू आएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्पेशलाइज्ड चिप्स लगानी पड़ेंगी जो कि स्पेशली उसको कंप्यूट करके आपको देते हैं उस मिनिमम टाइम में, कि जिसमें परफॉर्मेंस के बॉटलनेक्स ना आए आपके पास। ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है सऊद? सऊद किधर चले गए भाई? हेलो जी सर। समझ आ रही है? सर फिर मेरा नेट स्पेशलाइज्ड मसला कर प्रोसेसर, रहा है। नेट मसला कर रहा है, चलें कोई मसला नहीं। जी चलें, अब जी सर। इंक्रिप्शन से हट जाते हैं, अभी इंक्रिप्शन से हट जाते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, इंक्रिप्शन से हम हट जाते हैं। हम आगे आई विल कॉन्फ़िगर माई सेल्फ। ठीक है? अब मैं इसको करता हूं डन। कर दिया मैंने डन। अब ये मुझे लेकर आ गया। अब इस चीज को समझना है भाई सेब ने, सही से समझ में आ रही है बात? इस चीज को समझना सही से कि मैं अब डिस्क की पार्टीशनिंग करने जा रहा हूं लिनक्स के ऊपर। ठीक है? और यही चीज आप लोगों को डॉकर कंटेनर्स में जब वॉल्यूम्स बनाओगे ना, यूनियन फाइल सिस्टम बनाओगे, उसके पार्टीशंस कॉन्फ़िगर करोगे, उसकी स्टोरेज कॉन्फ़िगर करोगे डॉकर की कंटेनर की, तो ये वहां पर भी आपको बेनिफिट देगी समझने में। इसलिए मैं यहीं पर डिटेल में समझा रहा हूं, एक ही दफा समझ लें। सही है? इसमें होते हैं डिस्क में जैसे पार्टीशन होते हैं ना आपके पास। अब इसको कैसे समझें कि इसको ऑल्टर कंट्रोल और एक दफा टैप प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस VM के सेटअप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है?
अभी मैं आ गया विंडोज के सेटअप में, यहाँ पे आया, ये मैंने क्लिक किया पीसी पे, ये मेरे पास पार्टीशन आ रहे हैं भाईजान, मेरे सामने विंडोज के पार्टीशन ये डिस्प्ले हुए हैं। मेरी जो डिस्क इंस्टॉल है उस पे इस वक्त कितने पार्टीशन बने हुए हैं भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं, कितने पार्टीशन बने हुए हैं? सर एक ही तो पार्टीशन सर नीचे शो हो रहा है, टोटल वन स्पेस। स्टोरेज डिवाइस सेलेक्टेड है, वन है कितने भाईजान? आपके वन शहाब तुम ही कुछ बोलो यार, कितने पार्टीशन है? वन वन स्टोरेज डिवाइस सेलेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे सर। सर ओ एक ही भाई मेरे, पार्टीशन शो हो रहा है। नहीं, अच्छा नहीं, मेरे मेरे आपको मेरा विंडोज का नहीं नजर आ रहा? नहीं नहीं नहीं, हमें स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है ना, वो नहीं अरे सर, एक विंडो नहीं मिनट, नजर आ। अरे समझ गया, एक सेकंड, अभी नजर आई? एफ, हाँ DENF, हाँ ये XC। मेरा विंडोज का पार्टीशन है भाई, ये मेरी विंडोज की पार्टीशनिंग सर हुई हुई है चार है, इस वक्त। चार सही है, पार्टीशन है। 4 पार्टीशन है मेरे बने हुए। एक पार्टीशन ये है सी पार्टीशन, ये मेरा ओएस का पार्टीशन कहलाता है, इसको रूट पार्टीशन कहते हैं, जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है। फिर मेरा डी पार्टीशन है डेटा का, फिर मेरा ई पार्टीशन है और एफ पार्टीशन, यानी मैंने डिस्क के ऊपर कितने 4 पार्टीशन बनाए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पार्टीशन टाइप क्या है। अगर मैं प्रॉपर्टीज लेता हूं इसकी, इसकी पार्टीशन टाइप क्या सेट हुई है, फाइल सिस्टम क्या सेट हुआ हुआ है, एनटीएफएस, इसको कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सर जीपीटी होगी। नहीं है मेरे दोस्त, ये एनटीएफएस है, यूजेबल नहीं होती। फिर मैं वही बता रहा हूं, जब भी कोई हार्डवेयर आप लगाते हैं तो वो हार्डवेयर फौरन से यूजेबल नहीं होता, उसके ऊपर उसका डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ता है। इसको अभी इसी तरह समझ लें कि जब आप कोई भी रॉ डिस्क अपने सिस्टम में अटैच करते हैं तो वो फौरन से यूजेबल नहीं होती, बल्कि उसको आपको पहले फॉर्मेट करना पड़ता है। वो फॉर्मेट होती है किससे, एक फाइल सिस्टम से, यानी कि उसके ऊपर उसका डिवाइस ड्राइवर जो होता है हार्ड डिस्क का, वो एक फाइल सिस्टम राइट करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रॉ डिस्क को नहीं समझता, ये याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम रॉ डिस्क को नहीं समझता कि भाई वो सेक्टर क्या है और बूट क्या है और वो उसकी एलोकेशन कैसे होगी, नहीं, वो फाइल सिस्टम को समझता है इसको। तो फाइल सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी कि जब आप फॉर्मेट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग क्या होती है, डिस्क को जब फॉर्मेट करते हैं तो वो आपको एक नया फाइल सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करके देता है और सारा डेटा आपका वाइप आउट कर देता है उसके ऊपर सर से। ये ठीक है, वही जगह है जहाँ पर एक्स फैट फैट 32 और ये एंटी जी 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 वही साहब, ये वही जगह है, ये वही ये जगह तो है, वही आपने जगह बिल्कुल है सही सर, पहुंच गए ये तो वही जहां जगह पे, ये वही झगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अच्छा अब आप आ जाएं कहां पर, दोबारा से मैं आपको लेके चल रहा हूँ लिनक्स के एनवायरनमेंट में, आ जाए भैया लिनक्स में। तो लिनक्स के एनवायरनमेंट में मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये मुझसे पूछेगा कि मेरे को लिनक्स में जाने के लिए कैप्चर का बटन, हाँ भाई प्रेस कर देता हूँ कैप्चर का, मैं अब आ गया लिनक्स पे, कर्सर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसमें क्या करूंगा, लिनक्स की इंस्टॉलेशन में सबसे पहले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बूट पार्टीशन। क्या बनाते हैं, बूट पार्टीशन। अच्छा, इसमें मैं जितने भी पार्टीशन बनाऊंगा वो स्टैंडर्ड लिनक्स पार्टीशन बनाऊंगा, स्टैंडर्ड पार्टीशन। तो पहले बूट पार्टीशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 20 GB मेरे पास अवेलेबल स्पेस है, इसी में बनेंगे पार्टीशन। पहला पार्टीशन क्रिएट करने जा रहा हूं, इस पे प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा पहले कि इस पार्टीशन का नाम क्या रखना है। जैसे आप विंडोज में नाम रखते हैं ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ऐसे यहाँ पर लिनक्स में माउंट पॉइंट कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, माउंट पॉइंट कहते हैं। जहां पर नाम है ना सी ड्राइव का, इसको समझ लें लिनक्स की ड्राइव जैसे बनती हैं। तो लिनक्स में हम पहली ड्राइव बनाने जा रहे हैं बूट। बूट पार्टीशन या बूट का माउंट पॉइंट ये वो फाइल सिस्टम होगा कि जिसके ऊपर मेरा पूरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसको इस तरह समझ लें। इसकी कैपेसिटी में बताने जा रहा हूं 1024 MB। इसका मतलब है 1024 MB कितने होते हैं, ये होते हैं इक्वल टू 1 GB के। ठीक है, वैसे ये 512 MB में इंस्टॉल हो जाती है लिनक्स, लेकिन मैंने इसको 1024 MB रखा है। ठीक है, ये इसके बूट पार्टीशन का साइज है। मैंने क्या किया, ऐड माउंट पॉइंट। जैसे ही मैंने ऐड माउंट पॉइंट किया तो इसने क्या किया, मेरी जो अवेलेबल स्पेस थी 20 GB की, उसमें से 1 GB किसको एलोकेट कर दिया, वो एलोकेट कर दिया बूट पार्टीशन को। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, सो तो नहीं गए हो सारे? नहीं सर, यस सर, वो समझ आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर ना भाई, ये रोजा जागते देखो, जागते रहो, मुझे आप लोगों की ना चैट में सर कुछ नजर नहीं आ रही। सही है, बेहतरीन सवाल किया। अच्छा जनाब, पहले हमने क्या किया, बूट पार्टीशन बनाया। बूट पार्टीशन में माउंट पॉइंट क्या होगा इसका, स्लैश बूट। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 GB। ठीक है, डिवाइस टाइप क्या रखी है मैंने कि ये स्टैंडर्ड पार्टीशन है। कौन सा पार्टीशन है, स्टैंडर्ड पार्टीशन है। अभी जो बाकी पार्टीशन टाइप है मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है यार। टाइम होता तो मैं आप लोगों को ये सारे पार्टीशन टाइप बताता, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मैं स्टैंडर्ड पार्टीशन ही बता रहा हूँ, फिर कभी बता देंगे, ये कोई मसला नहीं। अब वो वाली बात आ गई जो भी सऊद ने पूछी कि भाई इसमें मुझे ये तो बताओ कि कौन से इससे कर रहे हैं, MBR से कर रहे हैं, गाइडेड पार्टीशन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप्स आ गई सारी मेरे पास। ठीक है,
ये देखो वी फैट भी कर सकते हैं, XFS भी कर सकते हैं, बायोस बूट भी कर सकते हैं, स्वैप पार्टीशन भी बना सकते हैं, ext2 भी बना सकते हैं, ext3 भी बना सकते हैं। हम बनाएंगे ext4 एक्सटेंडेड 4 फाइल टाइप फाइल सिस्टम बनाएंगे हम, ठीक है। ext4 फाइल सिस्टम टाइप है लिनक्स की, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको ऐसे ही समझ लो, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है जी, पहला पार्टीशन क्रिएट हो गया बूट पार्टीशन। अब आ रहा हूं मैं सेकंड पार्टीशन क्रिएट करने। बूट के बाद क्रिएट करते हैं स्वैप पार्टीशन। क्या करते हैं? स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन जो है, आपने जो भी रैम सिलेक्ट की है, जो भी रैम सिलेक्ट की है, अगर आपकी रैम 2 GB से कम है, फॉर्मूला याद रखना, अगर आपकी रैम सिलेक्शन जो है वो 2 GB से कम है, तो जो रैम का साइज है उतने ही साइज का आप स्वैप पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। अगर आपका साइज रैम का 2 GB से कम है, फिजिकल रैम की बात कर रहा हूं, अगर आपने अपने सिस्टम में फिजिकल मेमोरी 2 GB से कम लगाई हुई है, तो जो स्वैप साइज का पार्टीशन बनेगा, जो स्वैप का पार्टीशन बनेगा, वो डबल ऑफ द रैम होगा। अगर फर्ज करें 1.5 GB की रैम लगाई हुई है, तो ये 2 GB से कम हो गई ना, तो स्वैप पार्टीशन का साइज क्या होगा? डबल ऑफ द रैम होगा। 1.5 का डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 GB का पार्टीशन। जी जी जी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लिख लो यार नोट पैड में भाई, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि अगर फर्ज करें आपकी जो रैम एलोकेशन है, आपने जो वीएम को रैम एलोकेट की है वो 2 GB से ज्यादा की हुई है, तो फिर कैसे पार्टीशन बनाएंगे? फिर ऐसे पार्टीशन बनाएंगे स्वैप कि जो भी रैम का साइज होगा, जो भी रैम का साइज होगा उसमें +2 GB कर लें। जो भी रैम का साइज होगा उसमें +2 GB कर लें, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्वैप पार्टीशन हो जाएगा। अभी मैंने रैम का साइज क्या लिया है? 4 GB, तो इसका मतलब है 2 GB से ज्यादा है, तो जो भी मेरा रैम का साइज है 4 GB, उसमें मैं क्या करूंगा? +2 GB करूंगा, तो टोटल कितना बन गया? 6 GB बन गया। वेरी गुड। तो यहां पर मैं 6024 GB का स्वैप पार्टीशन बना लूंगा MB में। MB लिख दूंगा तो इसका मतलब है ये MBs में बनेगा, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूं? ये पूरा 6 नहीं बनेगा सर, लाइक 6000 बना सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी बताओ, क्या बनाओ, क्या आंसर आ रहा है बताओ। इसको मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, अभी तो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, तो माइनस करोगे तो ड्रॉप हो जाएगा, दोबारा बना देते हैं। प्लस करो, आगे क्या स्वैप। चलें जनाब, आगे मैं बताओ कह क्या रहा है था स्वैप, बताओ वो एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन बताओ इसका। 6000 नहीं था, पूरा 6000 नहीं था, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि अरे यार बताओ ना कैलकुलेशन यार दोस्त, 65,100 कर लो, सही है। लेकिन बनाओगे 6 के आसपास ही बनाओगे बस, ठीक है। ओके। सही है, अब सही है, 6 GB हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये स्वैप पार्टीशन बनाया हमने। स्वैप पार्टीशन क्यों बनाते हैं? जब आपके पास रैम में जगह कम पड़ जाएगी, तो फिर क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है, जब जैसे ही आपके पास रैम के ऊपर प्रेशर आता है, रैम में जगह कम पड़ जाती है, तो फिर ये वाला स्वैप स्पेस होगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा एज अ रैम यूज करेगा। ये जो स्वैप पार्टीशन होगा दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी इन विंडोज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वैप या स्वैप पार्टीशन और पेजिंग इन लिनक्स, ठीक है। तो लिनक्स में इसको पेजिंग कहा जाता है, स्वैपिंग कहा जाता है, और वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है, बट विंडोज में स्पेसिफिकली इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। यानी कि जब आप रैम आपकी फिल हो गई, रैम कितनी है? 4 GB, अगर 4 GB रैम फुल हो जाएगी, तो अब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको जो रिजल्ट स्टोर करने होंगे वो कहाँ पे यूज करेगा? वो स्वैप पार्टीशन को यूज करेगा। स्वैप पार्टीशन का साइज कितना है? 6 GB है। और अगर ये 6 GB भी यूज हो गया तो फिर क्या होगा? ये बता दो भाई, कोई बता सकता है फिर क्या होगा? ये फिर कुछ नहीं होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा भाई। मुझे लगा सिस्टम ही और क्रैश हो स्पेस जाएगा, बोरो कर लेगा। सारा स्पेस ही तुमने टेक ओवर कर लिया, तो फिर बचा क्या? उसको तो सांस लेने के लिए तुमने मौका ही नहीं दिया ना, उसको गला दबा दिया तुमने सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसा उनकी नजर होती है इस चीजों पर, और क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में इसके अलर्ट जनरेट हो रहे होते हैं कि भाई ये प्रोसेस बहुत ज्यादा है, आपकी रैम ले रहा है, चेक करो इसको। आपके पास ईमेल पे अलर्ट आ रहे होंगे, SMS पे अलर्ट आ रहे होंगे, मोबाइल पे अलर्ट आ रहे होंगे, ठीक है क्राउड स्ट्राइक वाला हाल होगा नहीं तो। जी। हाँ यार, ये नहीं करना साहब। अच्छा चलें, ये तो हो गया स्वैप पार्टीशन बन गया। बूट पार्टीशन बनाना है, बूट पार्टीशन 1 GB का बनाएंगे। उसके बाद स्वैप पार्टीशन बनाना है, वो बनाएंगे आप अगर 2 GB से कम रैम है तो ट्वाइस ऑफ द रैम, और अगर 2 GB से ज्यादा रैम है तो रैम +2 GB, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सेकंड आ जाते हैं एक जर्नल पार्टीशन, जिसको हम रूट पार्टीशन कहते हैं। अपना रूट पार्टीशन कैसे बनता है? ये उसका माउंट पॉइंट होता है रूट पार्टीशन, बस। और इसको हम ओके कर देंगे ऐड माउंट पॉइंट, यानी इसके अलावा जितनी भी स्पेस बच गई वो सारी इसको एलोकेट कर देगा। अब मैंने जिसको ऐसे ही ऐड किया, तो देखें जितनी रिमेनिंग स्पेस थी वो किसको मिल गई? रूट पार्टीशन को मिल गई 12 GB। तो कैलकुलेट कर ले, पूरी मिलाकर तकरीबन 20 GB बन रही होगी स्पेस। थोड़ी बहुत बच जाती है, थोड़ा सा स्पेस का यूटिलाइजेशन वेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत से कोई मसला नहीं है।
ये हो गई जनाब आपकी लिनक्स की पार्टीशनिंग। इस तरह से डिस्क पार्टीशन होती है लिनक्स में, ठीक है। और जब आप डॉकर कंटेनर पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें कहलाती हैं वॉल्यूम्स, स्टोरेज वॉल्यूम्स बन गए आपके। एक बूट वॉल्यूम बन गया, एक रूट वॉल्यूम बन गया, एक स्वैप वॉल्यूम बन गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। फिर जब हम डॉकर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस रूट वॉल्यूम को यूज करेंगे। आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया रूट वॉल्यूम, और ये क्यों हो गया और कैसे हो गया। तो वो फिर चीजों को यहाँ पर याद रखना है आपने कि स्टोरेज भी कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमसे गलत हो गई, वो ये कि हमने फाइल सिस्टम टाइप इसकी क्या रूट पार्टीशन की क्या सिलेक्ट की हुई है, एक्सएफएस की हुई है। एक्सएफएस भी रख सकते हैं, लेकिन हम ext4 को लेंगे। अब मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं ले रहे मैं एक्सएफएस को, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने इसको भी ext4 रखा है। इसकी पार्टीशन टाइप तो, इसकी फाइल सिस्टम टाइप तो स्वैप होगी, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बूट पार्टीशन इसको भी ext4 रखा, ये रखा ext4, रूट पार्टीशन को भी ext4 रखा, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ डन। डन हो गया। आपने बोला जी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चेंजेस को, दिखाएगा आपको हाँ भाई आपने ये चीजें सिलेक्ट की हैं, ये आपने पार्टीशन सिलेक्ट किए हैं, उनकी डिवाइस टाइप ये रखी है, उनका फॉर्मेट ये रखा है, आपने बोला एक्सेप्ट कर रहा हूँ चेंजेस को। तो यहां पर आपने सिस्टम के जो लिनक्स सिस्टम में जो डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट कर ली है। अब आप आ जाएंगे नेटवर्किंग के ऊपर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी कभी आप डॉकर को समझ रहे होंगे, कंटेनर्स को समझ रहे होंगे, वर्चुअल मशीन को समझ रहे होंगे, तो भाईजान नेटवर्किंग समझनी भी जरूरी है। वहां पे जब आईपी एड्रेस दोगे, पोर्ट्स दोगे, तो वो तो तुम्हें पता ही नहीं क्या है, क्या कैसे कन्फिगर होंगी, तो फिर करोगे कैसे काम उसके ऊपर, ठीक है। या तो देखो दो तरीके हैं, खाली कमांडे चलाने सीख लो, बस अंधाधुंध कमांडे चलाए जाओ, या फिर कॉन्सेप्ट लेके चलो। कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो बचा लोगे अपने आप को, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे हम होस्ट में। होस्ट में आए, यहां पर हमारे को वो हमारा ईथरनेट कार्ड दिखा रहा है। अब ये ईथरनेट कार्ड मेरा फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है भाईजान, ये वर्चुअल कार्ड है, ठीक है, जो कि मुझे किसने एलोकेट किया है, वीएम ने एलोकेट किया है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो देखो इसने डीएनएस कौन सा पकड़ा, ये मेरे इंटरनेट का डीएनएस पकड़ा है भाईजान। अब मैं जरा आपको ये भी दिखा देता हूं यार, बाहर आओ, इससे क्लिक करके मेरे को, ये मेरा वो डीएनएस सर्वर है, ये उस आईपी एड्रेस है जो कि मुझे किसने दिया है, ये मेरे आईएसपी ने दिया है मुझे, ठीक है। यानी जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये उसका डीएनएस आ रहा है, यानी डोमेन नेम सर्वर आ रहा है, जो सर कि इसको जब भी भी एक्सेस मैं करके वीएम के हैकिंग हो अंदर से सकती है। इंटरनेट को यूज करूंगा ब्राउजर चलाकर। क्या इस कह रहे हो, आईपी क्या कह रहे हो एड्रेस बेटा, सर, क्या कह रहे हो, इस बोलो। आईपी एड्रेस को भी एक्सेस करके हैकिंग हो सकती है, साइबर अटैक हो सकता है। और ये ऐसा ही हम है, अपलोड तो नहीं मेरे कर सकते ना, इसको कट आउट करना होगा। मेरे दोस्त ये इतने लेकिन ये इतना भी, शो हो रहा होता है जब हम किसी। भाई बिल्कुल जी यार, सर शो तो बोले। कराना पड़ेगा ना। बात सुनो मेरे दोस्त, सऊद पब्लिक है ना यार, ये मैंने पब्लिक डीएनएस जी दिया जी हुआ है ना, सर मेरे बोले। आईएसपी ने बिल्कुल अपना डीएनएस पब्लिक तो है, चेंज ही करेगा पब्लिक ना, है। एक एक बंदे के लिए एक एक डीएनएस तो नहीं देगा उसने। 2 लाख की आबादी को एक ही दिया हुआ ना डीएनएस। मेरे दोस्त इतनी कच्ची चीजें भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है हैक वैक करना ना। आईपी एड्रेस दे दिया, क्या कर लोगे, सारे आईपी एड्रेस के पीछे अगर मैंने सारी पोर्ट्स ही ब्लॉक की हुई है तो तुम करोगे क्या, ये बताओ, आईपी एड्रेस का क्या करोगे बताओ, कुछ कर सकते हो। अगर मैं इस नहीं आईपी सर। एड्रेस के पीछे सारी पोर्ट्स ब्लॉक कर दूं, सिर्फ डीएनएस की सर्विस चलाऊं, तो क्या करोगे आप, मुझे भैया, आप मुझे बताओ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। तो ऐसा नहीं होता भाई, आईपी एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन आपने अपनी सिक्योरिटी लगानी है ना। भाई घर का एड्रेस तो बताओगे किसी को कि नहीं बताओगे, ये बताओ। तो जो टीसीएस वाले कैसे लेकर आएंगे तुम्हारे घर पे लेटर, लेकिन करोगे क्या, अपने घर के सारे दरवाजे वगैरह लॉक वगैरह सब बंद करके रखोगे। जब आएगा टीसीएस वाला तो बेल बजाएगा, प्रोटोकॉल ये है मेरे भाई, ठीक है। वो जो बेल बजा रहा है ना, वो आपकी डीएनएस सर्विस है, वो आप कॉल कर रहा है आपको, हाँ भाई बाहर आ जाओ, ये लेटर आया आपका। तो आप उस सर्विस पे जाओगे, देखोगे बंदे को आइडेंटिफाई करोगे, हाँ यार टीसीएस वाला ही है, गए बाहर वहां से लिया और अंदर आ गए। इसमें कहाँ है, क्यों हुई, ये बताओ, हुई है कि नहीं हुई ना। तो भाई कोई सर्विस तो दोगे ना यार, वरना मैं कनेक्ट कैसे करूंगा। ये मैं वही बता रहा हूँ, इतनी सिक्योरिटी मत लगा लेना, कुछ एक्सेस ही ना हो, तो फिर फायदा क्या है यार, फिर सब कुछ ही बंद करके बैठ जाओ, ऐसा करो, ठीक है। ओवर सिक्योरिटी नहीं लगाते, उतनी सिक्योरिटी लगाते हैं जो चाहिए हमें लगाने के लिए। अब ये एक सर्विस है ना डीएनएस, ये तो चाहिए ही चाहिए ना, इसके बगैर काम ही कैसे चलेगा, इंटरनेट ही नहीं चलेगा भाई, इंटरनेट ही बंद कर दो फिर और क्या। खैर एनीवे, अंदर आते हैं इसके। तो ये मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस है, जो कि मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मिल गया ये डीएनएस सर्वर का एड्रेस। यार इससे क्या फायदा होगा कि मेरे मेरे पास जो इंटरनेट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वीएम के अंदर, वो मेरे किसके साथ अलाइन हो रही है, मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वीएम के अंदर मुझे इंटरनेट की सर्विस मिलेगी, ठीक है। ऑन हो गया, इसको हम कर देंगे डन। इसको मैंने क्या किया, ये ऑफ था पड़ा हुआ इंटरनेट स्विच ईथरनेट, इसको मैंने ऑन किया, ठीक है। इसने आईपी खुद उठा लिया, एक इसने आईपी उठा लिया 10.0.2.15। ये मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा,
जब मैं आपको नेटवर्क्स पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आप नेटवर्क्स पढ़ेंगे, कि थोड़ी बेसिक नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको ये पता हो कि ये आईपी एड्रेस क्या होते हैं और ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है, क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है, क्लास सी का आईपी एड्रेस होता है, किस आईपी एड्रेस को कब यूटिलाइज करना है, किस क्लास को कब यूटिलाइज करना है, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, डन कर दें अभी इसको भाई। तो नेटवर्क भी हमारा बन गया, सही हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और कहां पर, सारी चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर ली हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर ली हैं, डेस्टिनेशन कर ली है, केडम कर लिया, सिक्योरिटी पॉलिसी देख लेते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी को हमें छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना ये देखो ये निस्ट की सिक्योरिटीज लगा रहा है। कहाँ गए साइबर सिक्योरिटी वाले भाई, क्या नाम है आपका दोस्त? सऊद, कहाँ गया सऊद? सऊद, सऊद भाई यही पे जी सऊद सर। भाई ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये ये रहा जो सर। ये समझ रहे हैं, ये निस्ट के सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड हैं। अगर मैं भी अप्लाई कर दूं ना, ये पूरी वीएम बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, कोई इसमें ना बाल भी बीका नहीं कर सकता इसका। ये निस्ट की सिक्योरिटी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की भाई, डिफेंस देखो, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात? लेकिन मैं अभी ये सिक्योरिटी लगाऊंगा नहीं, नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें चलेंगी नहीं, मुझे ये अभी सर स्टूडेंट्स को चीजें समझाना है, कॉम्प्लिकेटेड होती ये जाएंगी। बात की बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी छेड़ ही नहीं रहा हूँ, छोड़ दो इसको, कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रहे अभी। अभी हम पहले चीजें समझ तो लें यार, सिक्योरिटी बाद में लगाएंगे यार। बिगिन करते हैं इंस्टॉलेशन को। अब वो मुझसे बोल रहा है कि भाई रूट का पासवर्ड रखना है आपने, बिल्कुल रूट का पासवर्ड रखना है। मैं रूट का पासवर्ड आपको बता रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ ABC 1 2 3 4 5। अभी सिंपल रख रहा हूँ मैं ताकि समझाने के लिए, हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, इतना आसान पासवर्ड नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए ABC 1 2 3 4 5 सब कुछ स्मॉल में। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको डन कर दिया, रूट के पासवर्ड डन हो गया, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई भाईजान। बस अब आप आराम से चाय वाय मंगा लें, बना लें, चाय कॉफी शॉफी बनवा के बिस्किट वगैरह रख के आराम से बैठ जाएं, तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ये पूरी जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ये आपसे रिबूट मांगेगा, रिबूट होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स आपके सामने होगा और इंस्टॉलेशन होगा। सर। ठीक है जी, जी जी। मैं कह रहा था स्मॉल सिस्टम पे ये हम लाइक कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं? लाइक मेरे पास 8 GB रैम है, अगर मैंने एक इसको दे दी तो फिर मैं 7 के साथ ही कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मिनिमम इंस्टॉलेशन जो लिनक्स की है ना, अल्पाइन, एक नाम लिख लो मेरे सामने, नाम लिखो, नाम लिखो अल्पाइन लिनक्स, लिखो जरा अल्पाइन लिनक्स। ओके, अभी लिखता हूँ। अल्पाइन लिनक्स का पता साइज कितना है? कितना 3 है? MB, 3 MB, ओह 3 MB इमेजिन यार, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके घूमो यार। तो ये जो क्या होता ऑपरेटिंग है, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यार, इमेजिन कितनी ऑप्टिमाइज लिखी हुई है यार, मैं तो हैरान हूं यार। अरे यार कौन ऐसे सी नहीं, लैंग्वेज में सर? और सी में भाई, सी लैंग्वेज में अल्पाइन लिनक्स, लिनक्स तो है ही सी में ना, सी में लिखी है लिनक्स, लिनक्स का ओह सारा कोड सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, इतनी ऑप्टिमाइज। उसमें उन्होंने फालतू चीजें हटा दी हैं, वो सिर्फ सिंगल टास्किंग होगी, खाली एक ही टास्क परफॉर्म करने की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो IoT डिवाइसेस होती है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जितनी भी हैं, जो माइक्रो एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, उनमें जी यही तो चल रही होती हैं चीजें। या आपके पास रास्पबेरी पाई के अंदर, आप ये जितने आपके पास सर्वेलेंस कैमरे होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा हाँ सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के अंदर, सब जगह पे ये सिंगल टास्किंग लिनक्स चल रही होती है भाई, समझ सर, में आ मैं रही अपनी है? स्क्रीन, जी जी सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? मैं भी अपनी इंस्टॉलेशन आप सबके सामने करता हूँ, दोबारा से एक वो हो जाएगा। अरे भाई एक सेकंड रुको, मैं इसमें से बाहर आ जाऊं। इसमें से बाहर कैसे आते हैं? इसमें से ऑल्टर कंट्रोल और एक दफा टैब प्रेस करें तो बाहर आ जाएंगे कर्सर। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या करना है, आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे दोबारा अंदर चले जाएंगे कर्सर पे। ठीक है, फिर मैं ऑल्टर कंट्रोल ये करूंगा, टैब बाहर आ गया। ठीक है, अल्टरनेट कंट्रोल टैब। हाँ चलें भाई, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं ये सारी इंस्टॉलेशन, और ये सारी जो चीजें हमने सिलेक्ट की थी ना, हमें सर्वर विद GUI जो सिलेक्शन की थी, वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, सर आप इससे बाहर आ गए तो बैकग्राउंड प्रोसेस पैकेजेस को इसकी इंस्टॉल चलती कर रहा है, रहेगी फिर या स्टॉप हो कंपैटिबिलिटी जाएगी? लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेगा। चलेगी चलेगी। चलती रहेगी, चलते, अबे भाई चलती रहेगी यार।